तो मुझे लगता है मौसमी मुझे और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देख लेना सुझाव आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ने का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कहाँ से नंबर्स आप लोगों के पास आएंगे? आप फोकस करने दीजिए मुझे, अभी मुझे अपने एमपी गिनने दीजिए। तो राहुल गांधी बटन पे अपना अंगूठा पहले ही रखे हुए हैं। अच्छा, बटन दबाने के लिए तो मतलब बाद में जब स्क्रीन पे दिखा तो दिखा कि राहुल गांधी की सीट का वोट ही नहीं रजिस्टर हुआ था। अखिलेश यादव ने बोला कि ये सरकार गेट वेट बंद करके वोटिंग करा लेगी, तुम सब लोग एक साथ घूमो, ठीक है, ये ना हो कि गेट बंद हो जाए तुम बाहर रह जाओ, तो तुम सारे लोग एक साथ घूमो। बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर क्या जो कम्युनिटी दिख रही है इन सब चीज़ों के बीच में, सभी एक साथ दिख रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, आपको लगता है कि आगे खतरा हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि अभी तो रिजर्वेशन आया भी नहीं, आप तो हमारी पहली कुर्सी ले ली। अब यहाँ तो दीजिए। कान में मुझे झुक के उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी टीएमसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में ही हैं और हमें नज़र भी आए। फिर हमने बोला क्या चल रहा है, एक्सक्लूसिव दे दीजिए। तो बोले कि तो उन्होंने बोला अभी बोलने का समय नहीं है। सिर्फ राज्यसभा सांसद तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अगले 1 महीने में। राहुल गांधी के घर पे जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, याद है ना आपको? सारे तमाम नेता सब आए थे, गोल गोल टेबल, जो राउंड टेबल्स लगाई गई जी थी। जी जी। उस दिन वो राहुल गांधी का जो घर है 5 सुनहरी बाग रोड, उसके घर का जो गेट है ना, वो और मोहम्मद जावेद गेट मैनेज कर रहे थे। हमने तुम्हारी तारीफ खुद की भैया, सभी लोग ने तारीफ कर दी ग्रुप में, 5 सितारे भी आपको दे दिए गए। आपको मतलब यहाँ पे चीक्स पे मैं स्टार बना देना चाहिए। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। तब घर चले जाना है ना। सो गया, चला पीयूष जाऊंगा, सो गया है ये जो है। हो गया? चाय मंगा दी है तुम्हारे लिए, अब देखो। नहीं, पीयूष के लिए गाना गाना चाहिए कि सो गया ये जहां, सो गया आसमां। अरे सो क्यों रहे हो भाई पीयूष? लाली देख रही हो आंखों में आप इसकी? अब देखो महिलाओं चाय, का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चाय पी लो फिलहाल तुम्हारे। भाई नींद में भी बड़बड़ा रहा है भाई। अब तुम्हारे लिए चाय आ गई है। हाँ। और तुम चाय पियो और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे बतकही बहुत सारी कहने के लिए, और कैसे यहाँ पहुँचे हैं ये पूछिए मत। नमस्कार, सलाम है आपको। बारिश भयंकर हो रही थी, ऐश्वर्या बारिश में भीगते भीगते लाइव देते देते भागते भागते आई हैं, और अमित जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए आए हैं। पीयूष को हम लोग को घसीट के पार्लियामेंट से निकालना पड़ा है क्योंकि अभी आधी रात हो गई है और आधी रात तक संसद में बहुत हंगामा, बैठकों का दौर चल रहा था। तो पीयूष मानने नहीं वाले थे, वो चाह रहे थे कि हम लोग सुबह तड़के 4 बजे करें, पर पीयूष को घसीट के लाना पड़ा। और राहुल गौतम जो है वो कोई भी लाइव अपना मिस नहीं किए हैं, जूम से दे दिया है, मोबाइल से लाइव दे दिया है, गाड़ी एक हाथ से चलाते हुए लाइव दे दिया है। और हमारी भी कहानी कुछ इसी तरीके की है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग आज दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ कवर किया है हमने, और जिस तरीके से महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया, उसकी पूरी कहानी जो है, पीछे की कहानी, उसको हम लोग डिकोड करेंगे, क्योंकि सियासत एक अलग करवट लेते हुए नज़र आई हम लोग को। और ये सारे रिपोर्टर्स बीट रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, आँख कान नाक है आज तक चैनल के, और आज तक रेडियो पे हम आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम चुनावी चर्चा भी करेंगे। चुनाव सर पर हैं, लगातार आधे चुनाव बीत गए, तो चुनाव में क्या हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली का असर दिखेगा, और चुनाव की क्या कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री, पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव की तारीफ़ की, प्रियंका गांधी की तारीफ अमित शाह साहब ने की, प्रियंका गांधी ने अमित शाह को चाणक्य बोला कि नहीं, चाणक्य भी चौंक जाएंगे। तो एक तरीके से एक स्टेट्समैनशिप भी दिखी हमें, और एक सियासत भी नज़र आई, और उसके बाद राहुल गांधी का अटैकिंग मोड। चलो शुरुआत करते हैं। बताइए ऐश्वर्या, आप सीधे कहानियाँ बहुत सारी लेके आ रही हैं। हमें कभी ऐश्वर्या, हम लोग आपस में देखते भी नहीं एक दूसरे को जब हम संसद में होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हेलो
कम से कम ये मुझसे 8-10 बारी टकराई हैं, मुझे लगा ये मुझे इग्नोर कर रही हैं, इनको लगा होगा कि मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन हकीकत बता दीजिए ऐश्वर्या। हकीकत ये है कि ये भाग रही होती है कांग्रेस वाले उसके अंदर क्योंकि आप जब एंटर करेंगे गेट में, राइट साइड जो है वहाँ पे सारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, लेफ्ट साइड जो है वो सारे जितने कांग्रेस वाले हैं, राहुल गांधी का ऑफिस भी वहीं पे, तो वहाँ जाके हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा आप उधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, और 48 आवर्स में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। एक एमपी ने मुझे बोला आज, और मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन उन्होंने सम अप किया। तो उनसे बात हुई, आपको क्या लगता है? तो कहते हैं कि आप फोकस करने दीजिए मुझे, अभी मुझे अपने एमपी गिनने दीजिए। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी का जो था बॉटम लाइन यही था कि हमें हमारे एमपीज गिनने दीजिए। आज हम लोग की भी हालत ऐश्वर्या वैसे ही थी ना कि हमें अपनी स्टोरी करने दीजिए, हम लोग हलो तक नहीं करेंगे। और इंटरेस्टिंग इसमें ये था कि जैसा आपने बोला, मुझे भी एक एमपी दिखे थे जिनके हाथ में पूरी स्याही लगी हुई थी, कुर्ते तक आ गई थी उनकी स्याही, वो सुबह से नाम ही लिख रहे थे एक पर्चे पे, लगातार नाम लिख रहे थे। ये जो आप नाम लिखने की बात कर रही हैं, इससे जब हम गैलरी में बैठे हुए थे तो आज एक मुझे मणिकम टैगोर में मॉनिटर देखे। मुझे नहीं पता आप दोनों को कितना, आप लोगों ने उनके वो मॉनिटर वाले रूप को देखा है, मैंने तो आज साक्षात दर्शन कर लिए उसके। मणिकम टैगोर मतलब वो एक एक स्टूडेंट के पास जाके नहीं होता है चेकिंग, और फिर जैसे अमिताभ बच्चन पुरानी फिल्मों में होते थे, हाथ पीछे करके भाई एकदम निगाहों से चल रहे हैं, एकदम आर्मी ऑफिसर वाले फील में। तो मुझे आज कांग्रेस में वो दिखा मौसमी कि पूरा एकदम मैं करके रहूँगा टाइप वाला जो फीलिंग था वो, कि बीजेपी वो लोग अपने भाषण पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने 6 बजे बोलना शुरू किया, 4 बजे से उनके ऑफिस के अंदर जो उनकी स्पीच थी उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे थे। यहाँ से भी डेटा आ रहा था, वहाँ से भी डेटा आ रहा था। तो बीजेपी की तो तैयारी थी कि हम जितना अच्छा बोल सकते हैं हम उतना अच्छा बोलें। लेकिन जो आप सीआई वाली बात कर रही हैं, ये मुझे उनके आपके कांग्रेस के खेमे में तो दिखा, और टीएमसी भी काफ़ी जो है, डेरिक ओब्रायन वो राज्यसभा की गैलरी से बाहर आ रहे थे, फिर वहाँ से वापस अंदर जा रहे थे, कांस्टेंट कॉल्स पे थे। तो वो मुझे लगा कि इस बार ऑपोजिशन अपना होमवर्क बेहतरीन तरीके से करके आई। वो बीरबल डेरेक ओब्रायन की बात की इन्होंने, मुझे याद है जब सरकार नहीं पीयूष, हम ये तुमको पहले बोलना चाहते थे कि आपके लिए चाय आई है, अब आप जग जाइए, सो रहे हैं तो जग जाइए और इत्मीनान से, क्योंकि बहुत लोग आपके दीवाने हैं आज तक रेडियो में। तो अपनी वो जो बढ़िया खबर आप लेके आते हैं पर्दे के पीछे वाली, वो बता दीजिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या था आपके लिए, और फिर डायरेक्ट पे आएंगे। टेक अवे सबसे बड़ा तो मैम देखिए, मतलब किस्सा कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही था कि आज जिस तरह से, जैसे ही आज ये बिल गिरा, उसके बाद से जो गुस्सा था खास तौर पे जो बीजेपी महिलाओं के अंदर और जो एनडीए महिला सांसद हैं उनमें वो दिख रहा था पूरी तरह से गुस्सा। बाहर निकले हैं सब धरना प्रदर्शन करते हुए। लेकिन हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, रात मिडनाइट हो चुकी है, पूरा दिन हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद थी कि शायद महिला आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी की जो अंदर से रूह है वो उनको इजाजत दे देगी विपक्ष के लोगों को कि वो समर्थन कर। रूह नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा, रूह जाग जाए किसी की, वही भाई तुम पहले जाग जाओ, फिर हम तुम्हारे बाद दुआ की, इसके बाद आते हैं। अंतरात्मा जाग जाती। तो मैं 1 कप चाय का आज पियो पूरा, मैंने आधी पी ली है इससे मेरी रूह जाग चुकी है। अरे इसकी रूह जाग रही है राहुल, तब तक तुम सुना दो अपनी कहानी। नहीं मजाक से परे एक बात बहुत जरूरी है कि हर चीज मजाक बोले कि ये बहुत ज़रूरी था कि शायद कॉन्शियस अपने दिमाग का सोच के कि भाई हमको महिलाओं के लिए, एटलीस्ट देश की महिलाओं के लिए वोट कर देना चाहिए, वो नहीं हुआ। उस चीज़ का दुख भी है क्योंकि हम लोग भी बहुत आशावादी थे कि क्या पता अगर चलो आपको डीलिमिटेशन लेके आना है, जो भी है सरकार की मंशा, जो सरकार उनको लग रहा है कि डीलिमिटेशन से सीटें कम हो जाएंगी साउथ की और नॉर्थ की बढ़ जाएंगी, इन सब चीज़ों को साइड में रखे। क्यों? क्योंकि जो बात गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते रहे कि किंतु परंतु पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो क्या पता आज वो किंतु परंतु हटके और इस पर सब विपक्ष भी साथ में आता और ये बिल पारित हो जाता, तो महिला सांसदों की संख्या कितनी बढ़ जाती। आप अंदाज़ा लगाइए कि 273 संख्या हो जाती। और आज कितना परसेंट है रिप्रेजेंटेशन, कितना महिलाओं का? सिर्फ 15% पार्लियामेंट के अंदर। और जब 33% में हो जाएगा तो आप सोचिए कि किस तरह से माहौल होगा। मेरा यही कहने का मतलब ये है कि काश ये हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। दुख भी है,
साथ साथ कहानियां भी कई सारी हैं मन के अंदर। दुखी हमें होना चाहिए मौसमी जी, मुझे और आपको। ये दुखी ये हो इसका रहा है। अभी ये हैंगओवर में है, मतलब कि काम के हैंगओवर में, तो अभी अपने फॉर्म में आएगा। मतलब एक जो मुद्दा जो बात पीयूष कह रहे हैं, मतलब तुम्हें लगता है अमित कि ये पहले से ही सरकार को थोड़ा सा प्रेमोनिशन था? सुबह आपने एक खबर फोड़ी कि वाईएसआर जो है समर्थन कर रही है, हालांकि वाईएसआर उधर जाती नहीं अक्सर, पर इस पे उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता था कि कुछ और कहानी पकने वाली थी। नहीं, पीयूष को तो दुख तब भी रहता 50 सीट ही कम करने का, आंकड़े नहीं बढ़ने वाले थे, तो बहुत क्लियर था। दुख इसी बात का आंकड़े तो ना। बढ़ने ही वाले थे ना। नहीं कौन से आंकड़ों की बात? आंकड़े तभी ना बढ़ते परसेंटेज की जब बात जो कर रहे है हैं। वोट पड़ता विपक्ष का। आप पिछले एपिसोड में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पता चला कैसी जरूरत पड़ने वाली थी। यही तो था, यही तो वो घड़ी थी जिसके लिए जरूरत पड़ती। और देखिए एकदम क्लियर कट कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी बना के बीते 2 दिनों में एक नैरेटिव तैयार किया गया, और मुझे भी वो नैरेटिव परोसा गया था। मैं कहीं था कल सुबह एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट मीटिंग में, उसमें मैंने कहा कि आप लेके आ रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो लेके आ रहे हैं, और पूरा टीम टाम देश भर से लोगों को मोबिलाइज किया गया है, कुछ है, कहाँ से नंबर्स आप लोगों के पास आएंगे? 2/3 आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि नंबर्स तो नहीं है आपके पास। तो कान में मुझे झुक के उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी एंड टीएमसी, समाजवादी पार्टी एंड टीएमसी अच्छा, कुछ होगा, वॉच आउट। तो बिना, और क्योंकि एक जो ये नैरेटिव फैला रहे थे कि एक का वॉकआउट हो जाएगा तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं होने वाला था। 2 पार्टियों के वॉकआउट से काम बनता आपका, और उसके बाद भी आपको नंबर्स और जोड़ के रखने पड़ते। तो ये वाला नैरेटिव धीरे धीरे धीरे, और आप देखिए जब वो बात हो गई कि अखिलेश यादव मित्र हैं, ये बात कह दी गई प्रधानमंत्री द्वारा, तो थोड़ा और बूस्ट मिलता शायद उस बात को आज फिर। लेकिन मुझे लग गया दिन में ही, मेरे लिए तो टेक अवे था जब पीएम ने पहले हिंदी में एक ट्वीट किया, फिर वापस से एक हिंदी में ट्वीट किया, फिर अंग्रेजी में 1 घंटे बाद वो अंतरात्मा जगा रहे थे लोगों की, फिर दोबारा अंतरात्मा उन्होंने जगाई। तब मुझे समझ में आ गया था। और मैंने एक पंजाब के एमपी के यहाँ पे मैंने बात कही कि इन ट्वीट्स को देख के लग रहा है कि नंबर्स नहीं बन पा रहे हैं सरकार के। बहुत क्लियर है। वो तो मालूम था सरकार को। अच्छा पीयूष, ये इसका ये टेक है। एक चीज लेकिन पीयूष वाली बात पे मुझे लगता है दुख थोड़ा कम होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि बारिश बाहर हो रही है, और हम कहें कि लोग ने कहा कि बारिश बाहर हो रही है, इंस्टेड कि हम हाथ बाहर देख ले डाल के कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है तो 2023 में क्या पास हुआ था? नहीं, 16 अप्रैल को किस चीज का गजट नोटिफिकेशन आया था? एक मिनट, महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था। इसमें उसमें अमेंडमेंट्स लाई है सरकार, लाने की बात की सरकार ने। अमेंडमेंट्स क्यों? देखिए कई सारी भ्रांतियां हैं, मैं 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जो पास हुआ था उसका मेन जो फाउंडेशन था वो ये था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेंसस, यानी जो अभी सेंसस चल रहा है उस पर करेंगे। अब सरकार इसको लेके आई है 2011 के सेंसस पे, ताकि जो बहुत पुराना 1971-70 में जो सेंसस हुआ था उसके ऊपर जो 543 सीटें वो बढ़कर हो, ज़्यादा हो, लोगों के जो संख्या है सीटें बढ़े, लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले। ये सिचुएशन आज आपने सुनी भी होगी। आज गृहमंत्री अमित शाह ने एक बात बोली कि आज ये स्थिति है कि कई बार एक सांसद अपनी जनता, जिस भी क्षेत्र का वो सांसद है, वो अपनी जनता का सबसे मिल भी नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो सरकार जो है इस वाले बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आई। वो बिल तो 2023 में पास हो गया था, अमेंडमेंट्स लाके इसमें इसको इंप्लीमेंट कराया जाए ताकि 2029 में ना सिर्फ सीटें बढ़े बल्कि महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा लोकसभा के अंदर। पीयूष, ये तो बात तुम जो कह रहे हो, पर उसमें जैसे अमित भी इंटरजेक्ट कर रहा है, मैं राहुल पे आऊँगी, पहले राहुल से की ओपिनियन भी लूँगी। सारा विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि आप एक्चुअली मेरी एक नेता से भी बात हो रही थी, और दरअसल सरकार उस टाइमलाइन पर अमल नहीं कर पा रही है। वो नेता कह रहे थे कि उस टाइमलाइन पे अमल नहीं कर पा रही है जो टाइमलाइन उसने निकाली है। एक तो, और ये बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा कि मौसमी 2023 में आप विमेन रिजर्वेशन बिल लाए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। 2014 से आप थे, यू हैड लॉस्ट प्रेशियस टाइम। आप 2023 में लेके आते हैं तभी बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, आप वापस आते हैं,
और ये तो मतलब और तब से लेके अब तक हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है। अगर ये डीलिमिटेशन का जो बिल है ये पारित नहीं होता है तो 2029 में महिला रिजर्वेशन किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि वो सेंसस और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन से लिंक्ड है और सेंसस में बहुत टाइम लगने वाला है। कास्ट सेंसस में वो कह रहे थे 2-3 साल लग जाएंगे, यानी कि 2029 तक विमेन रिजर्वेशन नहीं आ सकता। और वो मोदी सरकार की के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि आप 23 में एक बिल लेके आए और आप 29 के चुनाव में भी अमल नहीं कर पाए। मतलब वो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप नहीं अमल कर पाए। सरकार तो आपकी थी, चाहे कोई गिराए। आप एक बिल लाए हैं ना, उसको आप लागू करेंगे ना, बिल पास तो हो गया था कानून। तो वो टाइमलाइन में मिस कैलकुलेशन कहीं ना कहीं उनके हिसाब से था। अब राहुल तुम ये बताओ, क्योंकि ऐश्वर्या भी कह रही थी कि जैसे मानिकम टेगोर है, मैंने पहली बार देखा कि कांग्रेस को आंकड़ों से ज़्यादा मिला। मतलब आंकड़ों की उम्मीद से ज़्यादा मिला। बिल्कुल। और जो पीयूष बोल रहा है कि जो हर बारी फ्लॉप मैनेजमेंट हो जाती थी, सांसद गायब हो जाते थे, मौजूद नहीं रहते थे, तो क्या घटा? मतलब क्या कर रहे थे मानिकम, और कौन बना था इंस्पेक्टर और कौन था थानेदार? मानिकम टैगोर का उन्होंने नाम लिया। मानिकम टैगोर अक्सर जो हैं वो पोलिंग एजेंट बनते हैं या फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल गांधी के घर पे जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, याद है आपको? उधर सारे तमाम नेता सब आए थे, गोल गोल टेबल, जो राउंड टेबल्स लगाई गई जी थी। जी जी। उस दिन वो राहुल गांधी का जो घर है 5 सुनहरी बाग रोड, उसके घर का जो गेट है ना, वो और मोहम्मद जावेद गेट मैनेज कर रहे थे। घर में नहीं थे, गेट पे खड़े होकर उनके पास एक लिस्ट थी कि कौन कौन लोग आने वाला है। उन लोगों का नाम पढ़ते थे, गाड़ी में चेक करते थे, फिर उसके बाद वो उनको एस्कॉर्ट करके अंदर लेकर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक रीच है, वो मैनुअल करते रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि हम अपने जो नंबर्स हैं और अपने सहयोगी दलों के जो नंबर्स हैं उसको हम कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के 99 लोकसभा एमपी हैं जो कि उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। पप्पू यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, चाहे वो निर्दलीय जीत कर आए हैं। इसके अलावा विशाल पाटिल हैं, ये तमाम लोग कांग्रेस समर्थित है, लेकिन कांग्रेस के पार्लियामेंट्री उसके मेंबर नहीं है। 99 एमपी थे कांग्रेस पार्टी के, 97 वोट्स उन्होंने पोल आउट कराए। 2 लोग नहीं करा पाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, नाम मैं नहीं लूंगा। और इसके अलावा बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। मैं अभी एक सांसद से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा भाई मुझे 5 सांसद दिए थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा तो ना, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 5 सांसद दिए गए थे और मेरा काम था इनको लेकर आना। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे थे? बोला कुछ नहीं, मैं उनके आगे पीछे घूम रहा था। भागने जाए, किसी से बात तो नहीं कर रहे, क्या हो रहा है। मैंने उनको अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने दिया। लिटरली मैं उनके साथ में, कभी मैं उनको ले जाऊंगा, चाय पीने चल रहे हैं तो चलो चलते हैं। कहीं वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ जा रहा हूँ। मतलब मैं कोशिश करा कि हम 5 लोग जो मेरे को दिए गए हैं वो मैं अपने 5 लोग इंटैक्ट रखूं। मतलब एक्चुअली सबको अपनी आंखों की रस्सी से बांधा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने। और उन्होंने मुझे ये बताया कि समाजवादी पार्टी ने भी बोला कि हम अपना नंबर खुद मैनेज करेंगे। कांग्रेस को उन्होंने एश्योरेंस दी, हम अपना खुद नंबर मैनेज करेंगे, आप चिंता मत करिए। और उसी सांसद ने मुझे ये बताया कि अखिलेश यादव ने मजाक में, जैसे वो मजाक करते हैं, बोला कि ये सरकार गेट वेट बंद करके वोटिंग करा लेगी, तुम सब लोग एक साथ घूमो, ठीक है? ये ना हो कि गेट बंद हो जाए, तुम बाहर रह जाओ, तो तुम सारे लोग एक साथ घूमो। लेकिन घंटी बजती है अच्छी खासी, जो जहाँ होता है लेकिन तर्ज मजाक में जो वो बोलते हैं। तो इस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा था। डीएमके के जितने सांसद थे वो तमाम मौजूद थे। राहुल खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई थी परसों इंडिया ब्लॉक की, उसमें उन्होंने फ़ोन किया अखिलेश यादव को समर्थन के लिए। उद्धव ठाकरे उस मीटिंग के अंदर ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मुझे एक सांसद ने ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि वो ममता बनर्जी से बात करेंगे और कहेंगे कि आप अपने पूरे सांसद भेजिए। और हकीकत ये है जो तो आप ये अच्छा उनका इस बारी नंबर वो लेकर आए। अमूमन तौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है, कुछ लोगों ने जो है वोट करने के बाद उसका फोटो भी खींचा है। अच्छा। हाँ, विपक्षी दलों में कुछ लोगों को मैंने देखा कि जब आप वो दबा देते हो तो उसके बाद
7 सेकंड्स या 8 सेकंड्स के बाद आता है उसमें कि आपने क्या क्या किया है। हाँ। तो कुछ लोगों ने अपना फोन निकाला, बकायदा उसकी फोटो खींची गई है, तो प्रमाण जो है, प्रूफ कि भाई हमने जो कहा वो हमने किया, ये भी इस बार देखने अपना को मिला था। वीवीपैट यूज कर रहे थे। अपना वीवीपैट यूज कर रहे थे वो। इसमें एक तस्वीर जो बहुत टेलिंग थी, आज भैया मतलब एक दिन में मुझे 4 मुख्य विपक्ष के नेता अपने मोबाइल पे मिले आज। मुझे खरगे मिले अपने मोबाइल पे, मैंने खरगे का टीटी किया, प्रियंका गांधी को किया, राहुल गांधी से मैंने सवाल किया आज, जिनका जवाब उन्हें दिया, बाकी कैमरे लगे हुए थे पर किया। कभी कभी ऐसा भी दिन होता है। और अखिलेश यादव, तो मैं सोच रही थी 4 बड़े विपक्ष के नेताओं को तो मैंने अपने आज मोबाइल में कैद कर लिया। तो जब मैं खरगे साहब के पीछे जा रही थी तो मैंने हम लोग बात कर रहे थे कुछ नेताओं से, तो एकदम से खरगे साहब की आवाज़ आई, वो एक नेता को आवाज़ दे रहे थे और वो नेता थे डेरिक ओब्रायन। और डेरिक को बोले, डेरिक। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष पीछे से बुला रहे हैं डेरिक को। डेरिक हम ही लोग से बात कर रहे थे। तो फिर खरगे ने डेरिक को ऐसे आशीर्वाद दिया और बोला यूं ऐसे शेक किया, और काफ़ी खरगे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और ऐसे सर पे उनके हाथ रखा और यूं बोला डेरिक ये वो। तो मुझे उस तस्वीर से पता चल गया कि कुछ तो पकड़ा है। और उसमें पीछे की कहानी ये है ऐश्वर्या कि 47 MP कल ऑपोजिशन के, यही ऑपोजिशन के, आप 47 माइनस कर लीजिए, 230 आया, 47 माइनस कर लीजिए, 47 MP कल ऑपोजिशन के डिवीजन के समय नहीं थे जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, और 47 कम वोट आए थे। तब एकदम से ये लोग हरकत में आए कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और तब मैन टू मैन मार्किंग हुई गुरिल्ला वॉरफेयर की तहत। काकोली घोष और सुप्रिया सूले, अरविंद सावंत, NK प्रेमचंद्रन, अलग अलग दल के नेताओं में धर्मेंद्र यादव, लोगों को डेजिग्नेट किया पार्टी ने कि आप लोग अपने सांसदों को फ़ोन करके बुलाइए। इसमें जो आपने कहानी, हाँ बता यार, हाँ अरे कैसे नहीं, अब जाग गया, ऐसे कैसे, अब जाग गया, फिर मैं ऐड करती आप हूँ जाग इसमें। गए, चलिए। हाँ। जागते रहो, तो हम जागे हुए हैं। तो 4-5 नेताओं की आपने बात की, अखिलेश जी, खड़गे जी और बाकी बड़े नेता। मैंने जैकपॉट पकड़ा है, सोनिया गांधी। वाह, उसके लिए तो हमें बोलना पड़ा, वाह पीयूष वाह। अब सोनिया गांधी जी जो है, मुझे याद है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था जर्नलिज्म का, 10-12 साल मुझे हो गए, उस टाइम पार्लियामेंट में अगर आप जाएं तो आप देख भी नहीं सकते थे कि सोनिया गांधी कहाँ है, दिखती ही नहीं थी। मतलब ऐसी VIP गेट से एंट्री होती थी, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को देख भी लेते हैं कहाँ के आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता था सोनिया गांधी कहाँ से आई कहाँ से चली गई। लेकिन मैं खड़ा था शार्दुल द्वार पे, तुम्हें नहीं दिखते थे, हमें तो बहुत बारी दिखते थे। नहीं, नजरों का खेल है। कहीं और नजर रखे हुए हो तो दिखेंगे नहीं। हाँ, तो शार्दुल गेट पे खड़ा था, और दरअसल सुबह सुबह सभी मंत्री उसी गेट से आते हैं, और खबरें लेने के लिए हम लोग खड़े थे कि भाई कैसे करना है, क्या होगा सब। तो मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग, और एकदम से जो है कई सारे सांसद कांग्रेस के वहाँ पे बाहर आ गए। इमरान मसूद वहाँ पर मौजूद थे, और नासिर हुसैन वहाँ पे थे, अलग अलग जो सीनियर लीडर्स हैं सब वहाँ मौजूद थे, रंजिता रंजन वहाँ पे थी। तो मैंने एकदम से किसी से पूछा क्या हुआ, कहते मैडम आ रही है। मैडम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन मैडम आ रही है। तो कांग्रेस में एक कल्चर है, आप लोग जानते ही होंगे, कि सोनिया गांधी जी को मैडम कहा जाता है, सिर्फ शायद उनको ही मैडम कहा जाता है, मैडम आ रही है। उनको पता चला सोनिया गांधी आ रही है। तो मैंने कहा कि यार आज इनसे पूछा जाए कि ना पूछा, बिकॉज शी इज़ वेरी सीनियर और वेटरन है, और साथ में उनकी तबीयत भी ख़राब थी कुछ दिनों पहले। PM ने राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत भी की थी। तो जैसी आई तो उनको वेलकम किया वहाँ पे रंजिता रंजन जी ने, और बुके दे के जैसी वो उसके बाद उतरी, तो मैं सोचा पूछूं ना पूछूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना कैमरा ऑन जैसे रहता है, हम लोगों का काम ही है, मोबाइल ऑन था। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग सम अमेंडमेंट्स इन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, आर यू गोइंग टू सपोर्ट। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो चल दी। फिर उसके बाद तो कुछ शब्द बोल रही थी, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैं सोचा लेट्स अटेम्प्ट वंस मोर, मैम आर यू गोइंग टू सपोर्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तब वो एकदम से पीछे मुड़ी मेरी तरफ, और उन्होंने कहा माई पार्टी हैज़ मेड इट्स स्टैंड वेरी क्लियर,
आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग इन दिस, यानी कि हमने अपनी बात क्लियर कर दी है, हमारा स्टैंड क्लियर है, मुझे कुछ और ऐड नहीं करना है। तो मुझे जैकपॉट मिला, फिर मुझे बड़ा इंटरव्यू मिला। हमने तुम्हारी तारीफ खुद की भैया, सभी लोग ने तारीफ कर दी ग्रुप में, 5 सितारे भी तो आपको दे दिए गए। आपको ना यहाँ पे चीक्स पे मैं स्टार बना देना चाहिए। जो आप बात बोल रही थी ना मौसमी, कि विपक्ष ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ की, तो जब अचानक से ये डिवीज़न मांगा गया तो हम सब देख रहे थे, तो हमें लगा भाई विपक्ष तो इतना हो हल्ला कर रहा है, तो ये तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस ही ना हो। खैर वो बलून फुस हो गया। 2 अलग अलग पार्टीज़ के नेता उतर के आ रहे थे एक साथ नीचे, और वो एकदम गहमा गहमी में बातचीत हो रही है दोनों लोगों की। तो हमने कहा एक साथ पकड़ना तो गलत होगा, एक एक करके पकड़ते हैं। तो हमने पहले एक को पकड़ा, तो हमने कहा कि हुआ क्या। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन था, असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये बोल देंगे और चीज़ें ऐसे टर्न हो जाएंगी, जब तक बुला पाते अपने एमपीज़ को, जो आप कह रहे थे कि कई उस समय मिसिंग थे, वो कम्युनिकेशन जो गैप था उस चक्कर में एक ऑपोजिशन पार्टी वाले बोले। हमने कहा चलो एक आया, दूसरे जो चल के आ रहे थे 1 घंटे बाद वो अंदर मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो मकर द्वार पे बहुत आप लोग खुसर फुसर कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि ये चीज़ें इतनी स्विफ्टली मूव कर जाएंगी। अगर हमें आइडिया होता तो आप वो बोर्ड पे जो देख रही थी वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि अगर पहले से थोड़ा ज़्यादा तैयारी होती या पता होता ऐसा होने वाला है, तो वो चेंज, वो गेम वहाँ पे भी चेंज होता। एमपीज लेट भी पहुंचे थे, उनको दिल्ली पहुंचने का लेट था, उनको लगा था कि डिबेट होगा, इस पे पूरी चर्चा होगी, उसके बाद हम लोग वोट पे जाएंगे, क्योंकि अंदर एक स्ट्रैटेजी इंडिया गठबंधन की तरफ से मीटिंग के हिसाब से, मैं एकदम अंदर बता रहा हूँ, उस दिन जब हम लोग मीटिंग में थे तीनों, तो एक रणनीति तय हो गई थी। 4 स्टेप फॉर्मूला था पीयूष, तुमको जान लेना चाहिए। अच्छा 4 स्टेप, ठीक है। पहला था नो डिसरप्शन, नहीं हुआ 2 दिन। नो वॉकआउट, नहीं हुआ वोटिंग के टाइम वॉकआउट। डिसिप्लिन, पूरे टाइम विपक्ष डिसिप्लिन में दिखाई दिया, कहीं कोई उस तरह का कोई एक्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से ट्रेजरी बेंचेस को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड प्रेस द बटन, गिव मैसेज थ्रू द बटन। वो गिव मैसेज थ्रू द बटन 230 इंटैक्ट नंबर। तो चारों स्टेज पे जो अपोजिशन ने अपना फॉर्मूला चार्ट आउट तैयार किया था, वो एकदम एग्जीक्यूशन टू द टी हुआ है। इस वजह से इस तरह से आपको रिजल्ट उसमें एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बता दें कि यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वोटिंग का, जो हाउस में होता है, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टाइप का होता है, तो उसमें बटन्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं। एक बटन लेफ्ट साइड पे होता है, एक बटन राइट साइड पे होता है। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका वोट रजिस्टर करने के लिए होता है कि आपने वोट किया, टू रजिस्टर योर वोट। और जो बटन राइट साइड में होता है वो होता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। आइज मतलब हाँ, नोज NOES मतलब नो, और एब्सटेन। अब जो ये बता रहे हैं उसमें क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं जैसे ही बेल बजती है और वोटिंग शुरू होती है, 2 बेल बजती हैं, और सेक्रेटरी जनरल इसके बारे में बताते हैं। तो 2 बेल बजती हैं, और उस पहली बेल और दूसरी बेल के बीच में आपको लगातार वो दोनों बटन्स दबाए रहने हैं। अब कई बारी सांसद जो हैं इसमें गड़बड़ा जाते हैं, कोई टेंशन में आ जाता है, कोई पहले से बजा देता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पर्चे पे अपना जो भी आइज है या नोज है आप अपना रजिस्टर करके दें, और फिर वो काउंट होगा। अक्सर किसी को नहीं पता होता तो वो आंकड़ों का ऐलान हो जाता है। आज भी ऐसे ही हुआ कि भाई वो जैसे ही बोर्ड पे आया तो ये हुआ कि क्या यही आंकड़े हैं। हमने कहा नहीं, देखिए सफ़ेद सीटें जो दिख रही हैं इसका मतलब उनके वोट रजिस्टर नहीं हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि कल जब ये डिवीज़न हुआ बिल के इंट्रोडक्शन को लेके, तो जो राहुल गांधी की सीट थी जहां राहुल गांधी बैठते, उसका वोट रजिस्टर नहीं हुआ था। यानी कि राहुल गांधी, मैंने देखा कि पहली बटन जैसे ही पता चला डिवीज़न ओवैसी ने बोला, तो राहुल गांधी बटन पे अपना अंगूठा पहले ही रखे हुए, अच्छा बटन दबाने के लिए। तो मतलब बाद में जब स्क्रीन पे दिखा तो दिखा कि राहुल गांधी की सीट का वोट ही नहीं रजिस्टर हुआ था, क्योंकि वो पहले ही से शायद उन्होंने दबा दिया होगा। और उसके बाद फिर पर्ची पे राहुल गांधी ने भी अपना वोट रजिस्टर किया। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सियासतदान भी उस टाइम के प्रेशर में गड़बड़ा जाते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि आप भी महिला हैं, आपको नहीं लगता है कि जो पूरा ये स्ट्रैटेजी और फ्लोर मैनेजमेंट पूरा किया गया, अगर
आपको मतलब मेरा पर्सनल आपसे है हाँ। कि आपको वो नहीं फील हो रहा कि अगर ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जाता तो उससे महिलाओं का पार्टिसिपेशन और हो जाता पॉलिटिक्स के अंदर, सीट्स बढ़ जाती और ज़्यादा सीटें आती तो ज़्यादा महिलाएं जो है आपको लेजिस्लेटिव्स में भी दिखती हैं स्टेट की और लोकसभा में भी दिखती। इसका जवाब पहले ऐश्वर्या देगी। ऐश्वर्या, तुम्हें लगता है कि इस तरीके का मतलब कि ये हमेशा के लिए कोल्ड स्टोरेज में चला गया है या? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है मौसमी, मुझे और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देख लेना। सुझाव आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ने का? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोल्ड स्टोरेज फॉरएवर नहीं है ये। और ये जो अमेंडमेंट की बात है, बस ये वहीं पे आके अटका है। कोई बड़ी बात, देखिए आज आपने एक बात इंपॉर्टेंट नोटिस करी। तो जब केसी वेणुगोपाल खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, आपने हमें ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो सरकार ने एक ऑप्शन और दिया कि अभी 1 घंटे में करता हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पेपर तो तैयार है। किसी मिनिस्ट्री में तो एक पेपर है, लॉ मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में, जहाँ पे वो अमेंडमेंट आ सकता है। तो अगला सत्र भी आएगा, तो क्या पता वहाँ पे कोई ऐसा उस अमेंडमेंट के साथ हो जाए कि भाई आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल की एक मांग नहीं थी, 2 मांगे थी। वो एक मांग पे मान गए थे। एक मांग तो उन्होंने मान लिया। अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, 1 घंटे के लिए एडजर्न करिए, मैं अभी जा रहा हूँ अपने दफ्तर के अंदर और मैं जो है वो क्लॉज जो है वो अभी सपोर्ट कराता Proportion वाला। हूँ और करते हैं उसको। जो दूसरी मांग थी उनकी कि इसका जो बेस ईयर है वो 2026 सेंसस बनेगा या 2011, उसमें अमित शाह ने कहा कि ये ट्रैप है आपका, मैं आई विल नॉट वॉक इनटू दिस। तो ये है। और पीयूष जो तो आप सेंसस को कंप्लीट होने में अभी 3 साल है ना, 3 डेढ़ साल डेढ़ लगेंगे। हो जाएगा। नहीं 1.5 साल में हो जाएगा। 1.5 साल कहने के 3 साल कहने के लिए है, उसको उसमें लगने लगेगा, वाला है समय बहुत लगेगा। ज्यादा टाइम। और जब वो आ जाएगा सेंसस के बाद, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सोचिए 29 नहीं, उसके 5 साल बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। विपक्ष तो ये कहता है कि ये महिला रिजर्वेशन बिल है ही नहीं, ये तो डीलिमिटेशन बिल है। महिला रिजर्वेशन तो पास कर चुके हैं हम 2023 के अंदर। 2023 के अंदर विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। अभी परसों क्या नोटिफाई हुआ है? 16 तारीख को क्या नोटिफाई हुआ है? टेक्निकली 3 दिन हो जाएंगे। क्या वही नोटिफाई हुआ है ना। मैं अमित को ये बात भूल चुका हूँ और अब ये भी समझने की जरूरत है कि इसको अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है, ताकि ये अभी इम्प्लीमेंट हो जाए। भाई तो एक मिनट Implement हो एक जाए। सेकंड, मैं उसमें बताती हूँ उसमें chaos ये है। अमित बताती हूँ। उसमें अब जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, आपने एक नियम पास कर दिया, गजट नोटिफिकेशन पास कर दिया। अब उसके बाद एक टेक्निकल चीज बच गई है, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए आपको पार्लियामेंट में एक बिल लेके आना। डिलिमिटेशन कमीशन का बिल ला के पास कर दो। आप सीटें 543 में जो सीटें 33% रिजर्व होनी है वो आइडेंटिफाई करके कमीशन बता देगा। SC ST का भी जो सीट रिजर्व होता है आइडेंटिफाइड, तो डिलिमिटेशन कमीशन ही करती है ना, तो कमीशन फॉर्म करवा दीजिए, हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं आज ही कर दो ना, ये तो 543 में ही कर दो। तृणमूल ने तो उससे बड़ा वाला फेंक दिया आपके लिए कि 50% कर दो, स्पीकर का भी चेयर रिजर्व कर दो। कल्याण बनर्जी ने बोला। देखिए ये दो कंडीशंस में जो मैंने देखा कि एकदम से वो सीन आया जब हम लोग हाउस में ही थे कि एकदम से केसी वेणुगोपाल ने बोला कि हम लोग ये दोनों चीज़ें हैं। अमित शाह ने बोला, तो स्पीकर साहब ने सबसे पहले बोला कि अरे अभी यहीं पे सलाह मशवरा कर लेते हैं, यहीं पे सहमति कर लेते हैं। क्यों? तो उस समय गृह मंत्री ने सुना नहीं, तो बोले जी, तो अरे गृह मंत्री जी मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे सलाह मशवरा हो जाए, यहीं पे आपस में बात बनती है तो क्यों नहीं वो बात बन जाए। तो स्पीकर साहब को लगा वो मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि शायद आपस में बिल्कुल। और हम लोग को भी गैलरी में जब हम लोग बैठे थे मीडिया गैलरी में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सामने बहुत सारे सांसद राज्यसभा के देखने के लिए आए थे क्या होता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अमित शाह साहब की स्पीच के समय आए थे। और इस तरफ जो नीचे वाली ब्यूरोक्रेट्स वाली गैलरी है उसमें भी खूब सारे ब्यूरोक्रेट्स, हाउस पैक। और राइट साइड पे पूरे सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठे हुए थे एक गैलरी में, तो उनको ये भी लग रहा था कि शायद हंगामा हो जाएगा। और उस बीच में ऐसा लगा कि एक सहमति बनते नजर आ रही है। उसमें सहमति इसलिए विपक्ष नहीं भर रहा है पीयूष, जो दूसरी कंडीशन है सभी को समझने की ज़रूरत है, उसमें सीट 850 हो रही है और डिलिमिटेशन की जो बाउंड्रीज का डिमार्केशन है वो डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। इनका ये कहना है कि आपने 850 कैसे डिसाइड किया, वो एडहॉक 50% पे हुआ है, तो वो एडहॉक 50% के फॉर्मूले पे आप कैसे आए और वो 850 सीटें क्यों की।
आप सेंसस कराइए, सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करे कि यहाँ 36 लाख लोग हैं एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ 27 लाख लोग हैं एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन जो जनगणना होगी उसके आधार पर सेंसस। और सरकार के सामने सिचुएशन ये है धर्म संकट कि अगर ये प्रक्रिया का पालन होता है तो 29 से पहले ये कहानी नहीं बन सकती। और इसके बाद अच्छा वो कहानी छोड़िए, वो भी आ जाएगा, ओबीसी कोटे के भी मांग हाँ और इसीलिए सेंसस टाइम हो लग रहा है ना जाएगी। सेंसस नहीं, पर वो कहानी छोड़िए। कहानी ये बताइए कि किसी को पता चला जब राहुल गांधी आए थे तो उनके हाथ में बहुत बड़ी पट्टी लगी हुई थी। ये तो आरजी को बताना। मैं दो रहस्य हैं, एक तो सारे लोग पूछ ही रहे थे, कोई स्पीकर साहब ने ही पूछ लिया कि कैसे चोट लगी, और दूसरा रहस्य राहुल गांधी एक 16 फिगर छोड़ के चले गए। तो अमित, राहुल पता चला 16 का फिगर क्या है, क्या चर्चा चल रही है? 16 के देखिए कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो जाहिर है एक ट्वीट भी किया गया सुप्रेसिडेंट के द्वारा जिसमें उन्होंने कहा कि 16 एंड एब्सटीन दे साउंड वेरी फेमिलियर। तो एक तो जाहिर है एक आर्टिकल है जिसमें 16 फाइल डिलीट हो गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो एप्स्टीन फाइल्स पे जुड़ी हुई हैं। क्या उन्होंने नाम बिल्कुल नहीं लिया, ना उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिया, ना उन्होंने एप्स्टीन का नाम लिया, ना उन्होंने किसी का नाम लिया, क्योंकि वो जानते थे जैसे ही बोलेंगे एकदम हंगामा हो जाएगा, और वोटिंग तब तक हुई नहीं थी। राहुल गांधी अंदर से आए, बाहर हम लोग ऊपर कवर करते हुए नीचे पहुंचे तो राहुल गांधी निकल रहे थे। तो हम लोग ने पूछा कि सर ये क्या है, 16 का मतलब क्या है? तब तक कैमरे पे नहीं आया था ऑन रिकॉर्ड। तो उस समय हमने पूछा कि डज इट मीन एप्स्टीन, उस समय मैंने पूछा कि एप्स्टीन। तो राहुल गांधी ने बोला, हालांकि कैमरा नहीं था उस समय पर, हम बातचीत में बोला कि दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ एप्स्टीन। और बड़ा दिलचस्प है कि आप देखिए कि बाहर जाके भी उन्होंने बोला कि भाई जनता के बीच में छोड़ दिया है। पर बड़ा दिलचस्प है कि अगर आप आंकड़े देखें, ऑपोजिशन के एक नेता ने मुझे बोला कि 220 तक आएगा एमपीज का आंकड़ा, हमारा 230 आया। कई लोग कह रहे हैं कि टीडीपी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने 16 का नंबर बोला कि मतलब कि उनके जो है वो 16 एमपीज हैं, टीडीपी के 16 एमपीज हैं। मुझे एक बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के कह रहे थे कि आप देखेगा बंगाल चुनाव के बाद देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा और वो तेलुगु स्पीकिंग होगा। नहीं, टीडीपी की आपने बात की, मैं आपको पुख्ता तौर पर बता दूं, टीडीपी के एक सांसद जो बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने उनसे इस बात को लेकर कंफर्मेशन लिया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ये कहा जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ जो मीटिंग हुई उसमें टीडीपी के कुछ सांसदों ने उस पर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए। मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, कुछ बोला आपने गृह मंत्री जी को या उन्होंने आपको कुछ बताया? तो उन्होंने कहा कि इवन इफ 543 एमपीज डिसाइड कि हम लोग इसके खिलाफ वोट करेंगे, बट स्टिल वी आर विथ गवर्नमेंट, हम सरकार के साथ है, 100% सरकार के साथ है। जो गवर्नमेंट का टेक है, जो भी गवर्नमेंट चाहती है, हम उसमें इस पे मैं पीयूष को सहमति दे सकता हूँ। टीडीपी जो है सरकार के खिलाफ दूर दूर तक नहीं जा सकती। इनफैक्ट टीडीपी ने तो अपने एमएलए, एमएलसी, एपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, एपी विमेन कमीशन के मेंबर्स को यहाँ दिल्ली में लेकर आए थे, बाकायदा उनको पूरे 2 दिन का पूरा प्रोसीडिंग दिखाया है। वो चाहते थे कि हिस्टोरिक मोमेंट है तो इसका मैसेज आंध्र प्रदेश तक भी जाए। तो वो वाला टीडीपी वाला थ्योरी तो इस पर फिट नहीं बैठेगा। 16 भले ही हो लेकिन वो सरकार के साथ ही हैं। इसको जो शेफर्ड कर रहे थे, जो सबसे आगे चल रहे थे, वो थे नायडू जी। क्योंकि नायडू जी कई सारे कॉरिडोर्स में जो है दिख रहे थे कि जितने लोग आए थे उन सबको घुमाने का जो काम था, अलग अलग जगह लेके जाने का काम था, वो राम मोहन नायडू जो हैं वो कर रहे थे। क्योंकि बस देश चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, तो कहते हैं ना कि ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और नायडू साहब के बारे में चर्चा हो रही है, और एक और साउथ के ही चीफ मिनिस्टर ने मुझे क्या कहा उनके बारे में, वो हम कहानी सुनाएंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वन ऑफ द टॉलेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट ऑफ दुबई, ठीक है, मैं वहां बैठ के अपना डिनर कर रहा था एंड आई सॉ दोज मिसाइल्स कमिंग इन। ओके, दे वर लाइक फायरबॉल आ रही हैं सामने। क्या वाकई वहां पर स्थिति खराब थी? लोग डर में थे? इंडियन इन्वेस्टर हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना जबरदस्त इंटरसेप्शन सिस्टम है एंड ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट मैं कहता हूँ 5% भी नहीं है। एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मल एंड स्मूथ। जहाँ पे भी जब भी कोई वॉर होता है, पीपल एंड अप माइग्रेटिंग इन दुबई, और जब वो वॉर के बाद माइग्रेट करते हैं, दे ब्रिंग इन देयर वेल्थ।
मुझे कुछ पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बस ये बस कि- बस बस पीयूष, मैं सुबह 7 बजे आया हूँ, मुझे फिर 7 बजे सुबह सिर्फ आना है। एक बात पीयूष, पूछना मैं है। 9 बजे आया हूँ भाई, मुझे कल 8 बजे भाई, आना मैं है। सुबह से ही शो संसद के में- बाद प्लीज, अच्छा शो शांत के हो बाद। जाओ, शांत हो जाओ। अपना जहां आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया। हम रिपोर्टर सब ऐसे ही हैं। और ये देखिए ना, मैंने अभी शुरुआत में तो इंट्रोडक्शन नहीं किया था, पर पीयूष, राहुल, अमित और ऐश्वर्या ऐसे अब रिपोर्टर्स अफेयर के किरदार हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इनको बहुत डांट पिटने वाली है, क्योंकि किस्सा घर घर का छिड़ गया है। जैसे कि किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया था, आज बड़े बड़े भाषण हुए, और जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे उससे पहले ही रिजिजू ने जिक्र किया था कि जो कविता मेघवाल साहब ने पढ़ी, कानून मंत्री जी ने, तो अपनी धर्म पत्नी के लिए, तो मुझे घर में बहुत डांट पिटी। तो उस पर राहुल गांधी ने भी शुरुआत में जिक्र किया था। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अमित ने अल्टीमेटम दिया है कि भैया अपनी जो बतकही है वो समय पर ख़त्म करें, क्योंकि पीयूष तो बोलना शुरू करेंगे तो बहुत बोलते रहेंगे। तो जैसे सब लोग किरदारों की बात कर रहे थे, तो ज्योतिमणि जो हैं तमिलनाडु से आती हैं, कांग्रेस की सांसद, वो सबसे ज़्यादा वोकल होते हैं। वो लगातार बीच बीच में इंटरजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो राहुल गांधी हैं, जब बैठे हुए थे आपने देखा तो फ्रेम जो कटा हुआ था, तो कांग्रेस इस बारी ऑप्टिक्स को लेकर भी प्रॉपर प्ले कर रहे थे। जो आपने देखा ना, महिला सांसदों का बैंड बैठा हुआ है राहुल गांधी के पीछे, उसमें प्रियंका गांधी थी, सुधा थी, ज्योतिमणि थी, प्रणीति शिंदे थी, जितनी सांसद छत्तीसगढ़ झारखंड जितनी सांसद थी सेकंड रो में बैठी थी। और फ्रेम जब कटा हुआ था तो उसमें दिख रही थी शैलजा कुमारी और ज्योतिमणि और ये सारे। लेकिन उसके पीछे की एक और कहानी है जो राहुल गौतम सुनाएंगे। नहीं दरअसल इसकी जो आज फ्रेम बना था राहुल गांधी का, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेना देना कल के फ्रेम से था। कल जो प्रियंका गांधी का फ्रेम बना था, उस फ्रेम के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं और उनके पीछे एक भी महिला नहीं है। कब? जब संसद टीवी जो है ढूंढ ढूंढ के महिला सांसदों पर फोकस कर रहा है, दरअसल दीर्घा में जो महिलाएं आई हुई हैं उन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि जाहिर है बड़ा दिन था। तो लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पीछे जो है उनके साथ में दीपेंद्र हुडा बैठे थे, उनके पीछे शफी परमिल बैठे थे, राहुल कसवा थे, ये तमाम लोग बैठे हुए थे, लेकिन महिला कोई नहीं थी उनके फ्रेम के अंदर। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है ऐसा? बोला ऐसा है कि प्रियंका गांधी को बोलना था दूसरे नंबर पर कल, लेकिन जो ऑर्डर है उसमें चेंज हो गया, वो उस समय नहीं बोल पाई। जब उन्हें बोलना था उस समय पर उनकी जो कुर्सी है प्रियंका गांधी वाड्रा जहाँ बैठती हैं, उनकी पीछे की सीटों और बगल की सीटों पर महिलाएं आकर पहले से ही बैठ गई। अच्छा, कि वो आएंगी तो जब बोलेंगी तो फ्रेम कटेगा तो हम सब महिलाएं होंगी और प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही होंगी। तो लेकिन वो सीटें तो किसी और लोगों की थी। तो वो जो सांसद आए पुरुष, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोला कि अभी तो रिजर्वेशन आया भी नहीं, आपने तो हमारी पहली कुर्सी ले ली। अब यहाँ तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो दीदी आएंगी, दीदी आएंगी बोलेंगी। तो उस टाइम पे वो नहीं बोल पाई, नहीं बोला उन्होंने। अब जब वो शाम को जब वो आई, तब क्योंकि ज़्यादा मेल वहाँ मौजूद थे और तमाम जो लोग थे वो पीछे आके बैठ गए, तब किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर जो स्पीच दी उसको लेकर राहुल गांधी ने उनको लिटरली पैट ऑन हर शोल्डर वाला बात है कि उनकी खूब तारीफ की। आज भी जब वो आए अपना बोलने के लिए तो उन्होंने खूब उनकी तारीफ करी। तो आई थिंक जो आप बोल रही हैं कि आज जो एक स्पेशल रो बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी कि इसका लेना देना शायद इस तस्वीर से था। इसमें ऐश्वर्या आप बोल रही थी ना कि बहुत, ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी जब अपनी स्पीच की शुरुआत की, इट वाज इन गुड टेस्ट ऑल्सो, और क्योंकि महिला आरक्षण पे था, इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो बोले कि एक चीज़ मैं प्रियंका से सीख सकता हूँ कि जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया, प्रियंका ने अमित शाह साहब को मैंने मुस्कुराते देखा। तो दैट इज तो उनका इशारा इस ओर था कि किस तरह से अपने विरोधी को अटैक भी करना है और भाषा भी उतनी मधुर हो, लेकिन आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पर जोर जोर से आप अटैक भी कर सकते हैं। जो तुम कह रहे हो ना, और आप जो बात बोल रहे हो मौसमी, कि राहुल गांधी ने ये बोला और तुम कह रहे थे कि वो किस तरह से उनके पीछे मेल्स थे, तो प्रियंका गांधी खड़ी हुई, उन्होंने बोलना शुरू किया,
बोलना शुरू किया तो बीजेपी भी बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। और गृह मंत्री अमित शाह का एक उनकी ये हैबिट है बड़े बड़े स्टेज में भी ना, जब जिस दिन नितिन नबीन जी बीजेपी हेडक्वार्टर्स आए थे और अनाउंसमेंट हो चुका था, उस दिन था कि भाई अब ये नए अध्यक्ष हैं, तो उस दिन बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, एकदम जश्न का माहौल था। उस दिन भी स्टेज के ऊपर एक तरफ नितिन नबीन जी डाइस था लगा हुआ था, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का लगा हुआ था। उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बोल रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने, उनके बाजू में एक मंत्री बैठे थे, उनसे उनके हाथ में पेपर था, एक ब्लैंक पेपर, वो पेपर उन्होंने लिया, उन्होंने अपना पेन निकाला और उन्होंने नोट डाउन किया। तो ये गृह मंत्री की आदत है कि कोई चीज़ अगर उनको क्लिक कर जाती है तो वो उसको नोट डाउन करते हैं। तो ये इन दोनों में जुगलबंदी चल रही थी। वो होता ना कि क्लास में मैं फर्स्ट तो बच्चे नोट्स एक्सचेंज करते हैं, ये नोट्स अपने लिए बना रहे थे। प्रियंका गांधी बोल रही है, एचएम भी नोट डाउन कर रहे थे, ये पॉइंट जवाब देने के लिए बाद में। अचानक से मैं देखती हूँ कि नीचे कांग्रेस की तरफ ना थोड़ी खलबली मचती है। खलबली थोड़ी ज़्यादा हुई तो सिक्योरिटी वाले भी जो गैलरी में होते हैं वो भी झुक झुक के देखने लगे। अच्छा, हाइट इतनी ज़्यादा झुकोगे तो गिर जाओगे नीचे, तो ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि भाई कुर्सी पे बैठे बैठे ही देख लो, नीचे टपक मत जाना छिपकली के जैसे। मैंने भी देखा नीचे झुक के। तो राहुल गांधी आए तो, और जो कांग्रेस एमपीज बैठे थे तो उन्होंने एक कांग्रेस एमपी के कंधे पे हाथ रखा, तो कांग्रेस एमपी एकदम पलट के थोड़ा शॉक में आ गए कि भाई राहुल गांधी को, कि आइडियली वो चल के फ्रंट सीट पे बैठते हैं केसी वेणुगोपाल के बाजू में, यहाँ ये पीछे की रो में आ गए एकदम। तो वो एमपी थोड़ा शॉक में आ गए। तो फिर ये जेस्चर हुआ कि मूव, तो सारे एमपी खिसक गए, राहुल गांधी बैठ गए पीछे आके। अब उन्होंने ऐसे हाथ रखा, जो उनका स्टाइल है बैठने का, बैठे। प्रियंका को बहुत डिलीजेंटली वो सुन रहे थे। और जब गृह मंत्री हंसने लगे तो राहुल गांधी ने एक जेस्चर भी किया कि मतलब गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बॉनहोमी जो है और एक जेन्युइन अप्रिसिएशन वो राहुल गांधी ने पीछे बैठा के भी, मतलब आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये था, क्योंकि अगर वो आगे जाके बैठते तो स्पॉटलाइट राहुल गांधी पे पड़ जाती। तो ही वांटेड द स्पॉटलाइट टू बी फर्मली ऑन प्रियंका गांधी। तब तक वो अपनी सीट से नहीं उठे जब तक प्रियंका गांधी बैठ नहीं गई। और इंटरेस्टिंग है कि ना सिर्फ राहुल गांधी ने ऐसे हाथ किया, अमित शाह सामने बैठे थे और जब प्रियंका गांधी ने बोला आप धर्म संकट में डाल देते हैं, फिर बोली अगर आज चाणक्य होते तो चाणक्य भी चौंक जाते। तो अमित शाह ने भी ऐसे ऐसे किया और वो नोट कर रहे थे लगातार और एक्नॉलेज किया। तो वो एक कमराडरी जो है कि आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप डिबेट कीजिए। इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच देते हैं, जैसे उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया, अक्सर वो सभी नेताओं को संबोधित करके या कल्याण बैनर्जी के लिए कुछ कह देंगे, थोड़ा सा तंज कस देंगे। और प्रधानमंत्री की स्पीच में मुझे एक चीज़ लगी कि प्रधानमंत्री कई बारी उन्होंने ये बोला कि क्रेडिट टेकिंग की बात करी। तो उससे मुझे, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, इट वाज क्लियर दैट ही वाज प्रिपेयर्ड दैट दिस बिल, लाइक पहले दिन ही द प्राइम मिनिस्टर इज रेडी that this bill which the Modi government is getting, and it's unprecedented, कि भाई ये बिल पास नहीं हो सकता, एक गुंजाइश वो भी है। तभी उन्होंने बोला कि नहीं पास होगा तो फिर ये ज़रूर है कि फ़ायदा मुझे मिलेगा। पास हो जाता है तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, पर नहीं पास होगा तो फ़ायदा मुझे मिलेगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और हुई कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, वो पहली बार संसद पहुँचे और उस वक्त हम मकर द्वार पे खड़े थे, और जब वो आए तो वो अपना शपथ लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। तो उनके आने से पहले वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियाँ की हुई थी। सभी जो सांसद है बीजेपी के, वो मकर द्वार पे खड़े थे, उनके हाथ में गुलदस्ते थे, सबका स्वागत, नितिन नबीन का स्वागत करने के लिए वहाँ पे वो खड़े थे। तो मैं अपना एज यूजुअल अपना माइक लिए और कैमरा लिए, जो फ़ोन होता है उसको ऑन किए खड़ा था। इतने में जब मैं शुरू करने वाला था और नितिन नबीन आते हैं, जैसे ही वो आते हैं तो सब उनके फेवर में नारेबाजी करते हैं, स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है। जैसे ही वो अंदर, मतलब वो सबसे रिसीव कर रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, इतने में अमित शाह जी वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही गृह मंत्री वहाँ पे आते हैं तो एकदम से वो देखते हैं कि नितिन नबीन यहाँ पर आए हुए हैं। अमूमन क्या होता है कि वो जब आते हैं तो उतरते हैं अपनी गाड़ी से, सीधा अंदर संसद भवन के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। वो आए उस दिन और उतरे और उन्होंने देखा कि गैदरिंग कैसी हो रखी है। देख उनकी नज़र पड़ी अध्यक्ष के ऊपर, नितिन नबीन के ऊपर, तो सीधा वो बीच में चले गए। और वो भी उन सांसदों के साथ, जितने सांसद बीजेपी के सांसद थे, उन सभी सांसदों के साथ लाइन में लग गए
अच्छा। क्योंकि एक एक करके नितिन नवीन सबके पास आ रहे थे, सबसे गुलदस्ता ले रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तो थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े थे और फिर उनका हाथ पकड़ा, उनको वेलकम किया, हाथ जोड़ा और फिर अपना हाथ पकड़ के अपने साथ ही वो संसद भवन के अंदर ले गए। तो इस तरह से जो शिष्टाचार है बीजेपी के अंदर और सभी पार्टीज में दिखता है, तो इसमें जो दिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हम जो इसकी जो बात कर रहे हैं, पूरे जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर तैयारियां चल रही थी, इसको लेकर भी जो है पार्टी ने तैयारी कर रखी थी दोनों तरफ से, कि अगर ये बिल गिर जाता है तब भी क्या करना है, और अगर जीत जाते हैं या बिल पास हो जाता है तब भी क्या करना है। तो जब बिल पास हो जाता है अगर, तो ये पूरी तैयारी थी कि सभी महिला सांसद जैसे ही अगर वो पास हो जाता, वो सबकी सब जाती है प्रधानमंत्री के पास और उनको थैंक यू कहती। आपको याद होगा जब सितंबर 2023 में भी जब ये बिल पास हुआ था, तब विदाउट इनवाइटिंग सभी जो महिला सांसद है बीजेपी की, वो सारी के सारी उनको थैंक यू कहने के लिए उनके पास चली गई थी। तो ये तैयारी थी उनके पास जाएंगी। लेकिन जैसे ही बिल गिर गया, हमने देखा कि सभी महिला सांसद फिर वो आई और उन्होंने रोष प्रकट किया। मैं वहीं पे था, मैं भी उनके साथ साथ उसी मकर द्वार से बाहर निकला। तो मेरा ये इंटेंशन था कि मैं उनका इंटरव्यू कर लूँ कि मैम आप क्या कहेंगी, बिल गिर गया, क्या दुख है, क्या कहेंगे आप। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ये दुख शब्द को छोड़ नहीं रहा है। दुख पे अड़ गया। नहीं तो हाँ, जैसे प्लीज मैं कंटिन्यू। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वहां पे सभी महिला सांसदों के हाथ में तख्तियां थी और वो नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की नारेबाजी कर रही थी। और तभी कंफ्यूजन मेरे मन में आया कि अरे सब नारेबाजी कर रही हैं तो कितनी देर तक करेंगे, क्योंकि एकदम से बारिश शुरू हो गई, बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। जैसी बारिश शुरू हुई तो महिलाओं ने वो देखा ही नहीं, जो महिला सांसद उन्होंने कुछ इस बारे में सोचा ही नहीं और वो मार्च करना शुरू कर दी। मार्च करते 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 पूरा संसद परिसर में मार्च हुआ और हम भी साथ साथ उनके मार्च कर रहे हैं। सब भीग रही हैं लेकिन नारेबाजी लगातार कर रही हैं। तो ये आप देखिए पॉलिटिक्स भी कैसे। और इस बीच इमरान प्रतापगढ़ी ने मौका देख के चौका लगाया। हम उनका टीटी कर रहे थे और पीछे पीयूष की आवाज़ आ रही है और महिला बीजेपी की सांसद आ रही हैं और इमरान प्रतापगढ़ी बोले देखिए पहले ही से इनको पता था बिल पास नहीं होने वाला है, देखिए पहले ही से बैनर छपवाया इनने, ये तो पूरा तैयारी, इसीलिए 3 दिन हम लोग के वेस्ट कराए बिल ना पास कराने के लिए। ये तो चाहते ही नहीं है, देखिए बैनर छपा हुआ है, इसका मतलब इनकी तैयारी ज़बरदस्त है। वैसे आपको पता है जितने एमपीज़ की फ़ोटो खिंचती हैं मकर द्वार पे, उसमें से सबसे स्टाइलिश रेटेड जो हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। अच्छा, ये बात होती है कि भाई मतलब उन्हें ही नोज हाउ टू पोज। तो ये एक कई सारे लोग चर्चा करते हैं इस पर। इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक भी हैं कांग्रेस के और कह रहे थे अब मैं जाने वाला हूँ बंगाल मौसमी, मैं 26 से 27 रैली करके आया हूँ केरल से और वो उनका ये दावा है कि केरल में कांग्रेस जीत रही है। लगभग केरल की बयार जो है वो यूडीएफ के लिए बह रही है, उनका कहना है। हालांकि मैंने उनसे पूछा सीएम कौन होगा, क्योंकि आजकल कांग्रेस के 24 अकबर रोड पे ऐश्वर्या, क्योंकि चुनावों की अब हम लोग बात भी करेंगे, 24 अकबर रोड पे ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या संगठन महासचिव अगर सरकार बन रही है तो केरल का रुख करेंगे या नहीं करेंगे। और आपको लग नहीं रहा राहुल, अभी आजकल थोड़े दिन से किसी वेणुगोपाल की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव काफी वो अपबीट नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि जीत रहे हैं। अच्छा राहुल, मैं जब बता रहा था कि अमित शाह आए और उनको हाथ जोड़ा नितिन नबीन को, उनको अंदर ले गए, मुस्कुरा क्यों रहे थे? नहीं तुमने कहा ना कि शिष्टाचार होता है अमूमन ये वो, लेकिन कभी विपक्ष का भी बता दिया कर भाई। अरे जब आप बता रहे हैं तो फिर वो बेचारे पीयूष लेकिन आप दोनों को एक बात बता दो, अभी इंटरमेशन थोड़ा सा नहीं ये बात कहीं चालू है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ 24 अकबर रोड पे नहीं है, 97 लोधी एस्टेट शशि थरूर जी का घर है, वहां पे भी चर्चा गर्म है कि केरला का सीएम कौन बनेगा। मैं नहीं, केसी वेणुगोपाल का जो आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बहुत, अभी मुलाकात हुई हाँ, जब वो दिन तो हमने कहा कि सर बाइट दे दीजिए नेशनल मीडिया को, कुछ एजेंसीज के लोग भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आई विल ओनली स्पीक विद मलयालम मीडिया। और वो फिर उन्होंने मलयाली मीडिया को बाइट भी दिया और वो बहुत खुश हैं। आप नंबर वो हमेशा बोल रहे हैं बार बारी कि हमारी नंबर इतने आएंगे कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम सरकार बना लेंगे और कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। और
ये जो यक्ष प्रश्न है वो कार्यकर्ताओं के मन में बहुत ज़्यादा है, और नेताओं के मन में तो है ही, कार्यकर्ताओं के मन में भी है कि क्या जो केसी वेणुगोपाल साहब हैं वो सीधा यहाँ से निकल के राजभवन जाएंगे क्या, त्रिवेंद्रम के, और अगर राजभवन जाते हैं तो फिर एक पार्टी के अंदर एक नया एक मंथन शुरू होगा, नई नई अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि पिछले 6 सालों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं केसी वेणुगोपाल के पास में, और वो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, तमाम लोग जानते हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। तो ये अगर ऐसा होता है, जैसे इन्होंने भी कहा है कि शशि थरूर भी हैं, थरूर साहब मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन क्या ही कोई बोल सकते हैं आज की दुनिया में। पुष्कर सिंह धामी बन सकते हैं हारने के बाद, तो फिर कुछ भी हो सकता है। पार्टी का डिफरेंस है ना, लेकिन बोला जा या तो सकता है ना नहीं, लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब को कि यू हैव एज ऑन योर साइड, कुछ दिन और वेट कर लें, आपसे 4-5 साल बड़े जो नेता हैं वहाँ रमेश पे चेन्नी दूसरे सलाह वाले, है, हाँ। उनको मौका दे देते हैं। नहीं, उसमें ये जो मैं आती हूँ ऐश्वर्या, जो राहुल कह रहा है उसमें मैं केसी वेणुगोपाल या कौन कितना इम्पोर्टेंट है वो संसद से उस मैपिंग से पता चल जा रहा था जो चिट फ्लो कर रही थी। जब हाउस सेशन में था, सब लोग बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि इमरान मसूद हो या फिर हेबी एडन हो या जावेद हो, ये सब वो सिपाही थे जो एक पर्चा लेके इधर उधर घूम रहे थे गलियों में, मतलब कि, और उसके बाद वो पर्चा किधर जाता था, वो पर्चा पहुंचता था दाहिने हाथ पे मानिकम टेगोर बैठे थे। मतलब आप हायरार्की समझ रहे हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं वो कमांडर इन चीफ उस समय जो बटालियन का उसको देते हैं, तो मानिकम टेगोर को वो सारी पर्ची पहुंची, फलाना का नाम, ढिमकाना का नाम, और फिर मानिकम टेगोर उठते थे और जाते थे केसी वेणुगोपाल के टेबल पे, और उनको पीछे से ऐसे बता रहे, पीछे खड़े होके बता रहे हैं ये हुआ है, ये हुआ है, और वो पर्ची दिखा रहे। तो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे, या राहुल गांधी के अहमद पटेल के तौर पे, राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं है ऑफिशियल, जो कि होता है यूजुअली कांग्रेस प्रेसिडेंट का। खरगे साहब का भी ऐसा कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं है, नासिर हुसैन साहब तो है। तो ये केसी वेणुगोपाल का मुझे किसी ने बताया कि अगर केरल में सरकार आती है, नंबर अच्छे खासे होते हैं, तो केसी का जाना वहाँ पे तय है। हाँ। लेकिन हम पूछना चाह रहे थे कि बंगाल में क्या सिचुएशन अमित बदलेगी। बगल की स्टेट पे भी बात कर लेते हैं, तमिलनाडु पे, और ये महिला रिजर्वेशन और तमिलनाडु दोनों पे जरा कनेक्टेड है। मुझे स्पीचेस में 2 चीजें बड़ी स्टैंड आउट लगी। एक सॉरी, मैं ऐश्वर्या कुछ कह रही नहीं थी, कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी जो आपने मैं बोला था उसके ना, बाद आते हैं। जो आप बात बोल रही थी ना अभी, अमित ने बोला कि यू हैव एज ऑन योर साइड, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर प्रोफेशन का एक ऐसा कुछ सेंटेंस होता है जिससे खौफ खाते हैं। हम रिपोर्टर्स हैं, हम किससे खौफ खाते हैं कि भाई योर लास्ट स्टोरी वाज 20 days बैक, व्हाट इज द न्यू स्टोरी, तो हम क्या इससे खौफ खाते हैं। मुझे लगता है कि इन जनरल पॉलिटिक्स में ये जो एक सेंटेंस है ना, यू हैव एज ऑन योर साइड, मुझे लगता है अक्रॉस पार्टीज सब खौफ खाते होंगे इस लाइन से कि सब बोल दो, ये मत बोलो दैट आई हैव एज ऑन माय साइड, क्योंकि कहीं ना बड़ा कहीं खत्म, मतलब कि तुम रुके रहो। कहीं ना कहीं दिल थोड़ा बैठता होगा अगर किसी ने ये बोल दिया पार्टी के बड़े नेता कि यू हैव एज ऑन योर साइड। राहुल गांधी का अभी भी एज है। हाँ, नहीं, अभी राहुल गांधी ये बात बोलते हैं दूसरे नेताओं को। यू हैव एज अब ऑन योर राहुल साइड। गांधी ठीक है, उन्हें कोई नहीं बोलता एज ऑन योर साइड, ठीक है। तो ये है, तो वो तो चलिए आइए बंगाल पे आते हैं। मैं आप कनिमोई की बात कर रहे उनकी थे। बात कर रहा था मैं। तब तमिलनाडु की 2 स्पीचेस रादर इस पूरे प्रोसीडिंग में लगा कि हुआ क्या कि स्पीकर साहब ओम बिरला थे, पहले दिन जब स्पीच चल रही थी तो डीएमके के एक नेता ने बताया कि कैसे एमके स्टालिन, उनके मुख्यमंत्री ने काला झंडा होस्ट किया है, फहराया है तमिलनाडु में। उस पे चेयर से कुछ कमेंट आया कि आप काला झंडा फहराइए, नीला झंडा फहराइए, पार्लियामेंट के बाहर का है, क्या लेना देना है। आज जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ जवाब दिया कनिमोई ने, वो बहुत ट्रिमेंडस था, क्योंकि उसके बाद चेयर से कुछ इंटरप्शन नहीं आया। उन्होंने बोला कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री के काला झंडा फहराने को लेकर जब बात रखी गई तो आपने ये बात कहा, काला हो नीला हो क्या फर्क पड़ता है, यू ब्रश्ड असाइड our black flag, which is symbol of our protest and the message that we will fight you till the end. And blue flag represents Ambedkar's party flag.
तो एकदम से एक ऐसे पोजीशन में वो लेके आ गई जहां पे, क्योंकि ओम बिरला साहब चाहे तो हाउस को लाइट मोड में लाने के लिए या लोगों को करेक्ट करने के लिए लगातार इस तरह की बातें कहते रहते, लेकिन वो आपने एक ऐसे पोजीशन पे और हम्बल तरीके से ला दिया कि इस चेयर के सामने से कोई जवाब उस चीज को लेके नहीं आया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे वो एक बात लगा, और खासतौर पे जिस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट डीएमके का चल रहा था पूरे 2 दिन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मुझे पता नहीं कितने अपने दर्शकों को कितना पता होगा, एक सांसद हैं बीजेपी के, वो अपनी पत्नी के पांव छूते हैं या पांव छूने की कोशिश करते हैं, प्रणाम करने की, जब वो सो रही होती हैं। नहीं, एकदम रेस्पेक्ट के भाव से। रवि किशन, और इस पे चर्चा हुई है बकायदा आज सदन के अंदर, अच्छा लोकसभा में चर्चा हुई है इस पे। अच्छा। चेयर पे बैठे हुए थे पाल साहब, बैठे हुए थे हाँ। जगदम्बिका पाल, और रवि किशन भोजपुरी में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे, जब उनको टीज करने के लिए पाल साहब ने वहां से बोला कि आप तो अपने पत्नी का पाँव भी छूते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा हाँ हम छूते हैं, और छूने नहीं देती हैं हमको, लेकिन हम छूने का पूरा प्रयास करते हैं पाँव, क्योंकि 1.5 लाख वोट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलते हैं कि हमारी पत्नी की वजह से हमको मिलता है। हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि खुद रवि किशन ही बता रहे हैं कि कैसे मैं अपने पत्नी का इतना सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे बैठें आके सदन में। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि पत्नियों की का जिक्र बड़ा चला आता है। एक पाल साहब मुझे मिले और हम लोग 5-8 पत्रकार थे, तो उनका नाम ही ले लेते हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक कमेटी की बैठक में वो गए। तो शायद ही ज़्यादा लोग को पता ना हो कि अगर आप कमेटी की बैठक में बतौर सांसद जाते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप अपने वाइफ, अगर मेल सांसद हैं तो वाइफ, या फीमेल सांसद हैं तो अपने हस्बैंड अकम्पनी करना चाहते हैं। तो अभी श्रीनगर सब लोग गए थे, तो वो भी जिक्र कर रहे थे अपनी वाइफ का, क्योंकि नारी शक्ति की बात हो रही थी कि मतलब मेरे ज़िंदगी में योगदान सब मेरी वाइफ का ही है। और फिर उन्होंने दिखाया बाकायदे की कमेटी की बैठक होती थी, उसके बाद किस तरह से तमाम सांसद और उनके स्पाउस जो हैं घूमने के लिए बर्फीली पहाड़ी में गए, ये गए, तस्वीरें खिंचाई सबके साथ। तो और मैंने सुना है ऐश्वर्या कि बीजेपी कई बार इस तरीके के एक अलग से संगठन है, तमाम वाइफ्स का कोई संगठन है जो सोशल सर्विस करते हैं और इस तरीके से पूरा चलाते हैं इस तरीके से। कोशिश उनकी यही है कि कम्युनिटी आउटरीच जो है, देखिए इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कम्युनिटी आउटरीच आपकी बढ़ती है, दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है उसको भी आप आगे लेके जाते हो, और आप क्योंकि सत्ता के अंदर हो तो ये उतना इजी हो जाता है। आइडियोलॉजी स्टार्ट्स एट होम। आइडियोलॉजी स्टार्ट्स एट होम, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर आगे 10 साल 15 साल का सोचते हो तो फिर ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कनिमोई, जिस तरह से कनिमोई की बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी को एमके स्टालिन से कई बार उनकी बातचीत हुई फ़ोन पे। राहुल गांधी अब तमिलनाडु के दौरे पे भी जा रहे हैं, और पूरा आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कैंपेन है, ये पूरा जो बिल है, इससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो बंगाल में ममता बनर्जी को आप विमेन एम्पावरमेंट में डिफीट नहीं कर सकते, वो विमेन आइकॉन है, और उनको भी मोबिलाइज होने का, और कांग्रेस और टीएमसी को आपने और करीब ला दिया है। शायद अब कांग्रेस जितना अच्छी तरह लड़ रही थी उससे कम ही अच्छी तरह लड़ेगी, जो आपने कहा था मुर्शिदाबाद और उन सब इलाकों में, मालदा। हाँ। और दूसरा कि डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन में दरार थी वो सील कर दी है राहुल। बिल्कुल, इसीलिए अब देखिए, अब राहुल गांधी को फ़ोन किया स्टालिन ने, और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि आप जो है इस लड़ाई को आप लड़िए पार्लियामेंट के अंदर, और हम इसको ज़मीन पर लड़ेंगे, यानी तमिलनाडु के अंदर हम इसको लड़ेंगे। तो जो वो एक बार बात की जा रही थी कि क्या दोनों में ठीक नहीं है, या दोनों पार्टीज़ में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक बार एक बात बोलता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको राहुल गांधी भाई बोलते हैं। वो एमके स्टालिन को अपना भाई बोलते हैं, तो मतलब पॉलिटिक्स के अंदर तो उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता है। अगर पहली बार किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए
एंडोर्स किया था पब्लिकली, वो भी MK स्टालिन ही थे। तो इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन बीच में देखा आपने अलायंस के अंदर थोड़ा खिचपट हुआ, लेकिन अब लगता है ऐसा कि जो गाड़ी है वो वापस पटरी पर आ गई है। दोनों में सब कुछ अब अगर खराब भी होगा तो सब कुछ ठीक हो गया एटलीस्ट फॉर नाउ। और अब राहुल गांधी जा रहे हैं, कैंपेन करेंगे, और एक तरीके से तो मैंने DMK के नेता से बात की, उन्होंने कहा है कि इससे बेहतरीन मोदी जी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये इसी चीज़ को लेकर एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर क्या जो कम्युनिटी दिख रही है इन सब चीज़ों के बीच में, सभी एक साथ दिख रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, आपको लगता है कि आगे खतरा हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं ना, ही हैज़ नाउ फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ TMC एंड DMK। मतलब कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे राहुल जानते हैं और प्रियंका गांधी भी जानती हैं कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो जब ये लोगों के बीच में जाएंगे तो महिलाएं इनका विरोध करेंगी। मतलब ही जो बता रहे थे मेरे को, वो केंद्र में मंत्री भी हैं और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि ये जानते हैं कि महिला इनका विरोध करेगी, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन है इनको कि इनको TMC को भी खुश रखना है, इनको DMK को भी खुश रखना है, और इसीलिए उस ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा, अगर आप नैरेटिव की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है, AIDMK और DMK को हो रहा है। DMK को पूरा, अगर इस पूरे इसमें जो भी ओपोज किया उसमें आप ऑन ग्राउंड जाएंगे तो मेन जो कंटेंशन है इसके अंदर डिलिमिटेशन वाला, वो सबसे ज़्यादा कौन एग्रेसिवली उठा रहा है? DMK। उनको लगता है कि उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और इसीलिए इस पूरे ट्रैप में राहुल गांधी फंस गए हैं और इसको असंवैधानिक कह रहे हैं। अच्छा, बहुत कम लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 दिन से रेवंत रेड्डी संसद में ही कैंप कर रहे हैं। हाँ, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में ही हैं, और हमें नज़र भी आए। फिर हमने बोला क्या चल रहा है, एक्सक्लूसिव दे दीजिए। तो बोले कि, तो उन्होंने बोला अभी बोलने का समय नहीं है, मतलब इन द सेंस इट्स नॉट द राइट टाइम, लेट थिंग्स मटीरियलाइज। और उन्होंने बोला कि TDP ने समर्थन किया, तो हमने कहा TDP ने तो समर्थन कर दिया। कहते TDP चीफ डिड द चीफ मिनिस्टर नायडू साहब सपोर्ट? ऐसे उनके सांसद तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर कहते हैं उनका कोई बयान नहीं आया है ना, कोई भी स्टेटमेंट आया है नहीं अभी तक तो नायडू साहब का, अभी तक तो नहीं। चंद्रबाबू नायडू का तो क्या कोई अगर चंद्रबाबू स्टेटमेंट आया नायडू नहीं आया? की सहमति नहीं तो होगी, वो ये कह रहे हैं, आप देखिए, चेकिंग ये तो उनका व्यू पॉइंट मैंने तो नहीं है। देखा। नहीं, अमित भी जानता है अमित क्या कर रहा है, मैं भी जानता हूँ अमित नहीं क्या नहीं, कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो है उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, यानी कि TDP हाफ हार्टेडली इस बिल के साथ। नहीं, उन्होंने एक नहीं, इंटरव्यू आप- दिया है बकायदा। आपको और अमित भी ये बात बता सकते हैं, वो TDP कवर करते हैं। कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में NDA की मीटिंग ली है अच्छा, इसी चीज़ को लेकर, और TDP ने पूरा सपोर्ट किया। अगर चंद्रबाबू नायडू की हल्की सी भी नाराजगी होती इसको लेके, तो ओपनली जो उनके MP जो इसका विरोध करते हैं। ये तो हो सकता है विपक्ष ख्याली पुलाव हाँ, बना वो रहा हो हाँ, कि अगला हाँ। CM जो है, अगला PM जो 16 है, वाला मामला है। आपस में चर्चा चल रही है कि अगला PM जो है वो तेलुगु बोलेगा, और Speaking, इस हाँ। तरीके से सारे 2+2 होने लगे। ये 2+2 सिर्फ कांग्रेस कर रही है या बाकी जो गठबंधन है वो भी कर रहा है ये? नहीं, कांग्रेस तो ख्याली पुलाव बना सकती है, तो दोनों कांग्रेस तरफ से हो रहा था ना, जैसे बीजेपी उम्मीद कर रही थी हाँ, कि कि- तृणमूल और समाजवादी वॉकआउट कर देगी, वैसा दूसरी तरफ से कर सकते हैं। हर कोई को सपना देखने का हक है। और वो वहां की बात में बता दो दूसरे वाले नायडू साहब की कितना स्ट्रीमलाइन, जब चंद्रबाबू नायडू कोई काम करते हैं ना, पिक्चर का टीजर से लेके क्लाइमैक्स तक पूरा लिख के रखते हैं। तो वो NDA की मीटिंग करके वहां पे इस बिल के बारे में चर्चा हुई, लोग आइडेंटिफाई किए गए, जनसेना तक की पार्टी के लोगों को इंश्योर किया गया कि वो दिल्ली में लोकसभा के प्रोसीडिंग को देखने के लिए प्रेजेंट रहेंगे। उसी जब लोकसभा में महिला रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अमेंडमेंट्स लाए गए थे, पहली बार तेलुगु देशम पार्टी ने अपना जनरल सेक्रेटरी एक महिला को अपॉइंट किया। तो हर पिक्चर का एक एक हुक लगा के उन्होंने पूरा तैयार करके पैकेज भेजा था। अगर पास हो जाता तो उनकी पिक्चर का तो क्लाइमैक्स एकदम हीरोइक ड्रामेटिक पूरा तैयार था पिक्चर के, ठा 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 सुपर हिट। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया, एक और CM की बात कर लेते हैं, या फॉर्मर CM की, जो अब दिल्ली आ गए,
नीतीश कुमार साहब। अच्छा, नीतीश कुमार साहब। हाँ, इतना दिमाग अभी आपने नितिन नवीन के बारे में बताया, पर आपने नीतीश कुमार साहब के बारे में नहीं बताया। ऐश्वर्या बताइए क्या कहानी है कि मकान अलॉट हो गया है क्या? मुझे आज एक नेता कह रहे थे, वो किस दल के हम मैं नहीं बताऊंगी, तो कह रहे थे आप नीतीश कुमार को कम आंख के नहीं देख सकते, विपक्षी दल के हैं, कम आंख के नहीं दे सकती हैं। वो जिनको चाहते थे उनको उन्होंने सीएम बनाया। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार चाहते थे, इसीलिए देखिए बीजेपी में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो कोई भी मतलब कि खुश नहीं है। हालांकि वो वाकई में अपने हिसाब से बता रहे हैं, विपक्ष के हिसाब से, पर भीतर खाने क्या चल रहा है नीतीश? मैं आपको ये ब्रेकिंग दे सकती हूँ कि सिर्फ राज्यसभा सांसद तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगले 1 महीने में एक अच्छा बड़ा पद, और जितना मुझे समझ आता है बीजेपी में और आरएसएस में, कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक और अच्छा बड़ा पद नीतीश कुमार जी को दिया जाए। अच्छा, तो जब नेक्स्ट कैबिनेट रिशफल होगा, जो होगा जल्दी कैबिनेट? होगा कैबिनेट, तब आपको एक तो ये 2 ब्रेकिंग हो गई ना फिर। हाँ, नहीं कैबिनेट रिशफल तो देखिए है कि भाई करना ही है, तो कहीं ना कहीं वो बात चल रही है कि कैबिनेट रिशफल भी हम जल्दी देखते, हमें जल्दी देखने को मिलेगा। चुनाव हो जाएंगे तो उसके 1 हफ्ते बाद आपको नई टीम भी नितिन नवीन की दिख जाएगी। हाँ, 2-3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, तुम यही बताते रहते हो हर बारी है भाई। देखिए कई हर राज्य से 5-5 लोगों के टीम भी हमें बताओ कब होगी भाई टीम? हर राज्य से 5-5 लोगों के नाम मांगे गए हैं, और उनमें अच्छा। से सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, सून आफ्टर द इलेक्शन यू विल सी न्यू टीम ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा। नहीं, जैसे कि आपने जिक्र किया, मतलब कि तो ये माना जाए कि वो ये जो पद है, क्योंकि हरिवंश एक तरफ हरिवंश जी को डिप्टी चेयरमैन चुन लिया गया है, प्रधानमंत्री ने उनको पूरा डेडिकेट किया, और जिस तरीके से उनका इक्वेशन रहा जेडीयू से, जब जेडीयू उस तरफ गई तो भी हरिवंश को बीजेपी ने रखा। तो समझ नहीं आया मुझे, डिकोड करके बताइए ना कि क्या है मतलब। नहीं देखिए, बीजेपी जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं थी? जेडीयू को अभी भी कोई आपत्ति नहीं, और आपने जो विपक्षी नेता ने आपको कहा वो 100% करेक्ट है कि नीतीश कुमार की सहमति थी, इसीलिए सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने। रिलेशन बहुत कॉर्डियल हैं। ये कहना कि उंगली उठा रहे हैं या दरार पड़ गई है, ऐसे आप इतनी भारी मेजोरिटी के साथ नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्रैक है वो नीचे ग्राउंड पे दिखता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या सम्राट चौधरी को नीतीश चाह रहे थे और बीजेपी नहीं चाह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं आपको है, एक चीज बताता हूँ क्यों क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं आप हुआ। बिहार से आते हैं तो आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। क्यों नहीं हुआ सेलिब्रेशन? आप सोचिए कि नीतीश कुमार का जाना भी वहां की जनता के लिए दुख की बात है ना। नीतीश कुमार कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं वहां पर, और नीतीश कुमार की लेगेसी अगर एक दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो रही है तो उसके लिए एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक सॉम्बर मोड भी है कि भाई वो वाला एक आदमी जिसने बिहार को जंगल राज से निकाल के इस स्थिति में लेके आया, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो उनकी जगह अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे तो वो थोड़ा सा मैसेज बहुत गलत जाएगा, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब सम्राट चौधरी क्यों बने उसका भी एक रीज़न है कि सम्राट चौधरी को ग्रूम बहुत पहले से किया जा रहा था। आपको याद होगा कि उनको होम मिनिस्ट्री का दायित्व दिया बिहार के अंदर, कि उसी टाइम ये चीज़ निकल के सामने आ गई थी कि आगे बहुत बड़ा पद मिल सकता है। एक चीज़ और, पहली बार ऐसा हुआ मतलब पिछले काफ़ी टाइम में कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना वॉज नॉट अ सरप्राइज। ऑलमोस्ट सबको पता था कि वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा बहुत रहता है, हर महत्वाकांक्षी हर कोई आदमी होता है। किसी से बात हो रही थी तो वो ये भी बता रहे थे कि कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं कार्यकर्ता, वो नहीं बन पाए, लेकिन महत्वाकांक्षी सबको ही चाहता है कि भाई हमको वो पद मिले। लेकिन आप ये सोचिए ना कि पहले से ही हमको लग रहा था कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, और जिस तरह से उनको पोर्टफोलियोज मिले, जिस तरह से उनको ग्रूमिंग की, जैसे वो उनकी जो करीबी है और टॉप लीडरशिप के साथ, उसे समझ आ रहा था। इसमें सेलिब्रेशन नहीं होने का रीज़न ही यही है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना भी कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, एनडीए के लिए भी है, वहाँ के लोगों के लिए भी है। अच्छा, जो पीयूष नहीं बोल पा रहा है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से बोल। हाँ, कि वो ये है कि कई सारे जो वहाँ पुराने खांटी भाजपाई और संघ से जुड़ के आए हुए नेता थे, उन लोगों को थोड़ा झटका लगा। बीजेपी में जब ऑब्वियस हो जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है ना, ये सरप्राइज चिट वाली पार्टी है, आजकल मुख्यमंत्री ऐसे बनते हैं वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि आखिरी मोमेंट कुछ एकदम से निकल के आएगा कि बड़ा हो जाएगा। तो सम्राट का विराट
चेहरा बनना बिहार में, ये बहुत लोगों को अच्छा वहाँ नहीं लगा। जैसे विजय सिन्हा की वो उसकी बात बहुत ज़्यादा चर्चा बिहार में हो रही, कई सारे विपक्ष के नेता उस भाषण की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने कांग्रेस नाम अनाउंस करते हुए दिया था। जब सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस कर रहे थे वो, कि भाई बताया कि भाई कुछ अलायंस है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, सेनापति ने कह दिया तो हमको करना है, इस तमाम तरह की बातें वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम रहे, उनसे ज़्यादा पुराने समय से भाजपा में रहे हैं। उस तरह से सम्राट चौधरी बहुत नए नेता हैं बीजेपी के, अपने ट्रेडिशनली अगर बिहार का स्ट्रगल देखे उस हिसाब से। हाँ, लव कुश जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला था, लव कुश में, उसमें कुश सम्राट है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उस हिसाब से कास्ट कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ रहा है, पिछड़े समाज से आते हैं और बाकी फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, तो अच्छा बैठ गया। वरना तो ये कहना कि बीजेपी में सबको पता था और यही हुआ, यही सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार की पसंद भी थे वो, बिल्कुल थे। ये हमने पिछले एपिसोड में इस पे चर्चा भी की थी हम लोगों ने इस बात पे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नीतीश कुमार की बात चली आई है। नीतीश कुमार के बारे में जो सबसे पहले रेड फ्लैग करने वाली इंडिया ब्लॉक को ममता बनर्जी ही थी। जब पहली बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अलर्ट किया कि उनकी वो सीएम थी कि यहाँ पे दो लोग हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक नीतीश कुमार और एक और नेता है प्रफुल्ल पटेल, पीयूष को पता होगा तो हाँ शायद प्रफुल्ल पटेल या कोई और नेता है। तो नीतीश कुमार को लेके उनको शक था कि नीतीश पलटी मारने वाले, लेकिन वही ममता बनर्जी राहुल गांधी को लेके, मतलब क्योंकि ममता का टेम्परेचर मर्क्यूरियल रहता है, वही ममता बनर्जी राहुल गांधी को लेके उस तरह की बोनोमी नहीं दिखाती हैं जिस तरह की सोनिया गांधी को लेके दिखाती हैं। इसीलिए ये बिल मैं ये कह रही थी कि अब इस बिल से एक चीज़ हो गई, वो राहुल गांधी गए बंगाल, उन्होंने खूब गरियाया, बोला टीएमसी सिंडिकेट है और टीएमसी के सिंडिकेट को हराना है। और उसके बाद मुझे एक नेता का फ़ोन आया कि देखा क्या बोला राहुल गांधी ने। हमने कॉल किया था बिल के लिए कि आप बताइए कि क्या करने वाले हैं आप लोग। तो बोले मौसमी पहले आप देखो कि क्या बोला है, आप जिसको कवर करते हो। मैं क्या बोला, तो उन्होंने लिंक भेजा कि हमको ऐसा बोला है, हमने अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया है, हम लोग कल ऑपोजिशन की मीटिंग में नहीं आ रहे। और तब से लेके अब तक कि अभिषेक बनर्जी से राहुल गांधी ने बातचीत कर ली है, वो अभिषेक बनर्जी जो राहुल गांधी को कई बारी गरिया चुके हैं, उनसे राहुल गांधी ने बात की और उनको धन्यवाद किया कि धन्यवाद आपने सरकार के विरुद्ध हमारा साथ दिया। लेकिन तो बंगाल में आपको लगता है कि कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? क्योंकि अब हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं पीयूष, बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नुकसान किस सेंस में? मतलब इस बिल को बिल गिरा है तो कुछ नुकसान है, और क्या रणनीति रहेगी बंगाल? पूछा हमने एक सांसद से, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव चढ़ चुका है, मतलब अभी इससे फायदा या नुकसान हो या ना हो वो अलग बात है। इसका नुकसान तो बीजेपी को लगता है कि विपक्ष का ही होगा कि उनका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले 2-4 दिन आप जो है पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन देखेंगी, और वो ना सिर्फ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या दूसरे अन्य राज्यों में सीमित रहेगा, बल्कि बंगाल में भी इसको लेकर एक बड़ी तैयारी कर ली गई है, जहाँ पर एक लंबे दौर पर आप वहाँ पे प्रोटेस्ट देखेंगे। और ममता बनर्जी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने इंडिया अलायंस की तरफ से, जिन्होंने पूरी तरह से इस बिल का विरोध किया, टीएमसी इसका विरोध करती हुई देखी। तो इसको भी लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि ममता बनर्जी खुद महिला विरोधी हैं, उन्होंने इस महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट्स लेके आने की बात करी थी सरकार, उसका समर्थन नहीं किया। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी लेकिन बीजेपी में ही होता है, मैं मान सकता हूँ। और ये अप्रिसिएट करने वाली बात है कि आप जिस पिच पे कमजोर भी हो उसको इतना लाउडली बताइए पब्लिक को जाके कि कुछ तो बेनिफिट हो। मतलब वो ममता बनर्जी नहीं, मतलब मैं जानना चाहती हूँ ऐश्वर्या, पीयूष, क्योंकि आप लोग बीजेपी का वो करते हैं, कौन सा एक ऐसा नेता है बंगाल में जो मतलब जिसपे जैसे सम्राट चौधरी है बीजेपी के लिए बंगाल में,
शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगी बिकॉज दिलीप घोष के लिए ये कहा जाता है कि एक थोड़ा सा, आपको पता है भवानीपुर में घर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, तो भवानीपुर जहां हम लड़ाई देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी, वहीं उसी गढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर थे जनसंघ के और आइडियोलॉजिकल फाउंडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये तो वो धरती है जहाँ से बीजेपी की उस तरह से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ग्राउंड लूज किया, तो उसको रीगेन करने की कोशिश बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। दिलीप घोष की एक्सेप्टेंस अमंगस्ट बंगालीज बहुत ज़्यादा है और एक फायरी नेता, बिकॉज देखिए आपने देखा होगा, आप सयानी घोष का अगर आप वो देखें जिस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और आप पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा कि जब कल्याण बनर्जी उतर के आ रहे होते हैं तो वो जितने वो आखिरी सीढ़ी पे जो बोलते हैं, वो कोने में जो खड़ा होता है ना रिपोर्टर, उसको भी सुनाई देता है। सो दिस इज अ ट्रेट दैट यू स्पीक लाइक दैट फोर्स के साथ। तो मुझे लगता है दो लोग जो बीजेपी के लिए अच्छे साबित होंगे इस बार, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी। मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता ने बोला कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये लोग बंगाल जीत रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि जब हम जीत जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नवीन पटनायक, कमलनाथ, शरद पवार और अब ममता बनर्जी, जो एक पूरा फीफडम होता है, उनको ध्वस्त करने के लिए, जो आइकॉन होते हैं, पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए हमने किस तरह से रणनीति बनाई। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा किया ममता के, पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को लगता है कि ममता की जो पर्सोना है वो उसकी अग्नि परीक्षा है और बीजेपी उसको ध्वस्त कर सकती है। सयोनी घोष का जिक्र हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दो लोगों की कैंपेन आर टू वॉच आउट फॉर तृणमूल, एक अभिषेक बैनर्जी, एक सयोनी घोष। बिल्कुल, अभिषेक बैनर्जी तो मतलब बहुत लार्ज स्केल पे इस बार चुनाव में वो ले चुके हैं चार्ज। अगर आप फोटो भी देखेंगे ना टीएमसी का, तो आपको अगर 100% साइज दिखेगा ममता बनर्जी का, तो कुछ 90% 80% का उसी प्लेकार्ड पे अभिषेक बैनर्जी का फोटो दिखेगा। लेकिन एक और नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बंगाल में इस बार गृह मंत्री अमित शाह के ब्लू वाइट बॉय चुनाव मैदान में है, निशित प्रामाणिक, कूच बिहार से सांसद। निशिकांत दुबे, वो सोचे थे निशिकांत दुबे लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है चुनाव बंगाल ये, से। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। हाँ, यंग एमपी, हाँ, एमओएस होम, अगर मैं गलत चुनाव नहीं, हार गए थे इस बार। एमओएस होम बनाया गया था उनको, गए थे, हाँ। और एकदम फेवरेट, अचानक से नया चेहरा, और जिसको लेके तृणमूल भी बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं वरीड रहती है, क्योंकि कल्ट, रीजनल कल्ट्स जब बनता है तो रीजनल पार्टियों को ज्यादा मुश्किल होती है, और तृणमूल कांग्रेस के लिए वो कूच बिहार, नॉर्थ बंगाल का इलाका, वो निशित प्रामाणिक का जो राइज हुआ वो डिफिकल्ट था, इसीलिए 24 में एज अ टास्क लेके उनको कूच बिहार से हराया गया। और अब माथा भांगा एक सीट है वहां पे कूच बिहार के अंदर, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट है, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बात को लेके इंटरनली बीजेपी में वहां पे बात कही जा रही है कि लोग खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी होम सीट को छोड़ के उनको दूसरी सीट पे भेजा गया, एक सेफ सीट माना जा रहा है, वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन इसलिए ताकि निशित प्रामाणिक के थ्रू आप नॉर्थ बिहार में डोमिनेट करें। और वो बहुत पहले फेज में वॉच आउट करने वाला इलाका होगा, क्योंकि वायलेंस प्रोन इलाका है बंगाल का वो। तो क्या इस बार बड़ी अच्छा क्या इस बार फिर से वो रिपीट होगा 2021 में जैसा हुआ था वैसा, वो देखने लायक। अब हम वाइंड अप करें कुछ इंपॉर्टेंट। बस मैं इंपॉर्टेंट एक चीज बस ऐड करता हूं, इस बार पर बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा कि जैसा वॉयलेंस पिछली बार विधानसभा में हुआ था, उस स्केल का वॉयलेंस बंगाल में इस बार नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि तुम जो जिसकी बात कर रहे हो ना, तुम पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रहे हो, जिस नहीं, तरीके प्री का पोल भी हुआ था काफी। मेरे को तो याद है, मैं गया था एक इलेक्शन कवर करने के लिए, तो एक कैंडिडेट की गाड़ी मेरे सामने फोड़ी है, मतलब हम मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे रहे होंगे, और मेरे सामने पत्थर लगाए, और पत्थर लगा के उनके जो पीछे एक आदमी बैठे हुए थे, पूरे सर में कांच घुस गए थे पूरे। तभी से तुम ये पहनने लग गए हो, मुझे लग रहा है तुमने जो इतना वायलेंस इतना अप क्लोज देख लिया है, तभी से तुमने ये पहन लिया कि मेरी रक्षा हो। हाँ, रक्षा हो। तो दरअसल ऐसा है ना कि पीयूष लगातार पिछले 2-3 बार से आउट ऑफ स्टेशन से ही जुड़ रहे हैं, और इसीलिए कभी
कैंडिडेट पर हमला हो या कुछ हो, अगर आई विटनेस अकाउंट रिपोर्टर का आप देखेंगे तो अक्सर पीयूष इज़ इन द थिक ऑफ थिंग्स, ही नोज एवरीथिंग। एंड हम सारे रिपोर्टर्स अब क्योंकि सत्र ख़त्म हो गया तो अब हम लोग सब ग्राउंड पे आपको मिलेंगे और फिर वहाँ से किस्से कहानियाँ आपको लेकर आएंगे और सुनाएंगे चाय की चुस्की के साथ साथ। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अब मौका है कमेंट्स का, आपकी बारी है। तो जितनी भी आपने हमारे लिए तारीफ़ें लिखी होंगी वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो पीयूष मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनको लग रहा है मेरी बारी आने वाली है। अब सारे कमेंट्स मेरे लिए होंगे और ऐश्वर्या के मकर द्वार का जिक्र होगा। तो चलिए फटाक से पढ़ते हैं कमेंट्स। राघव कुमार ने लिखा है, राहुल गौतम, पीयूष जलो मत। राहुल गौतम जी ने ये नहीं बताया है कि असम के पिछले चुनाव में कांग्रेस और यूडीएफ का गठबंधन था, इसलिए मुकाबला कड़ा हुआ था। कृपया पूरी सच्चाई बताया करिए, आदि मत बताया करिए। पिछली बार मैं ये भी नहीं बताया ऐसे तो मैंने अभी तक की, पिछली बार कांग्रेस चाहती थी कि अखिल गोगोई और लोकरंजन गोगोई उनके साथ अलायंस कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, कि नहीं हुआ। या फिर बंगाल के अंदर उनका अलायंस हुआ था लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ का। तो कितना कुछ बता सकते हैं हम, तो बोले जाएंगे भाई, समय का भी कुछ होता है। हाँ। डांटो मत यार, डांटो मत, अब इसकी भी समझो रहे, रात के वो टाइम हो गया है कि हाँ 1 बज गया भाई, मतलब कि तो और ये अक्सर होता है कि आप लोग कहते हैं कि सीरियस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे चर्चा नहीं हुई। हम सब मुद्दे नहीं कवर कर सकते और जो मैटर ऑफ फैक्ट खबर होती है उसके लिए आप हमारा चैनल देख सकते हैं। ये कहानियाँ किस्से हम सुनाते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया होता है 1 हफ्ते में, वो आके आपको बताते हैं। हम लोग बहुत डेडली रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप चैनल देखेंगे तो उसमें न्यूज़ और इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ पे भी हम चर्चा करते हैं। महेश जी ने लिखा है कि विदाउट मौसमी है मेरा नाम, मौसमी एंड ऐश्वर्या द शो लुक्स ड्रैप, थैंकफुली दे केम ऑनलाइन, दे आर लाइक सॉल्ट एंड पेपर, घर का मसाला। दे आर लाइक सॉल्ट एंड पेपर नहीं है, घर का मसाला। दे आर सॉल्ट एंड घर का मसाला, विदाउट विच नो डिश इज कंप्लीट। अंडरस्टूड पीयूष? थैंक यू। एंड यू आर द बर्तन। हाँ हम में सब पकता है। नहीं, तुम ही सबको पकाते हो। आग कौन है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लीज आगे बढ़ाइए इसको। थैंक यू अमित। सचिन भट्ट ने वडोदरा से लिखा है, गुजरात से, कि लव योर वर्क बिकॉज इन द कोर ऑफ द सब्जेक्ट यू ऑल गो एंड गिव अस रियल न्यूज। आई लव यू ऑल, स्पेशली RG। ओहो, राघव कुमार जी से बात करनी चाहिए उनको। या अंकित है भाई, क्या राहुल गौतम है? अच्छा मौसमी, यू आर क्यूट बट यू गिव रियल रिपोर्ट ऑफ INC। अच्छा भैया, शुक्रिया। ऐश्वर्या जी, आई जस्ट लुक एट यू एंड यू ओनली। सबसे नंबर थैंक्स फॉर गिविंग अस ग्रेट रिपोर्ट्स एंड न्यूज। नहीं, ये सचिन का कमेंट है। सचिन, आप हम लोग को सुनिए भी। ऐश्वर्या दिखती अच्छी हैं, उससे ज्यादा अच्छा बोलती हैं, अच्छा बोलती है और अंदर की खबर भी लेकर। सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, आंखों का भी, कानों का भी। कृष्ण जी ने लिखा है, I've been a regular viewer of the Reporters of Air and this is the first time I'm sharing a bit of constructive feedback. Mosmi and Piyush, it would be great to see a bit more focus on bringing sharper, more direct news in the off-air discussions. One thing I've noticed about Mosmi is that her delivery often feels like storytelling, with an intro, build-up and climax, which is engaging, but sometimes the core news gets slightly diluted. I'm sorry for that. I'll try and make it more focused. Aishwarya, you're doing well, but at times the Makar Dwar references feel a bit unnecessary and could be avoided. हाँ देखो, जैसे बैलेंस होता है ना, तराजू होता है, उसी तरीके से पिछली बार एक जन ने कमेंट किया था कि मकर द्वार, शार्दूल द्वार से क्या है, कई सारे लोगों को हेल्प भी हो रही है पार्लियामेंट को अंडरस्टैंड करने में। तो ये तो अपना अपना टेस्ट, अपना taste है, exactly. That said, there is a lot to appreciate about the show. The panel discussions are strong, articulate and insightful. Thank you. It's refreshing to watch something meaningful instead of random podcast or propaganda-driven news. Great concept and a smart decision by whoever came up with this format. Overall, really good work. Wishing the team all the best for the future. All right. हमें बहुत डांट भी पिटती है। कुछ हमारे जो सहयोगी हैं, विरोधी हैं, बोलते हैं क्यों बोलती हो, क्यों करती हो, पर सब चलता है। आलोचना भी चलती है, प्रशंसा भी। थैंक यू। फॉर आवर टॉक ने लिखा है, आई एम वॉचिंग फ्रॉम यांगून, म्यांमार। वाओ, आई लव योर शो, वेरी गुड।
इनके इस कमेंट के रिप्लाई में प्रवेश त्यागी जी ने क्या लिखा है वो भी सुन लेते हैं। थैंक्स, म्यांमार की डेमोक्रेसी खो गई भाई, उसको दोबारा एस्टैब्लिश करो प्लीज़। अच्छा, उन्होंने कमेंट लिखा है इसलिए। ठीक है, तो देखिए हम कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, पूरे दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिन और रात आप देख रहे हैं। कोई ट्रेन छोड़ रहा है, कोई बस छोड़ रहा है, पर देखते ज़रूर रहिए। माही यादव ने बिहार से लिखा है, राहुल गौतम को सुनने के लिए मैं ये प्रोग्राम देखता। तीसरा पीरियड। क्या नाम है तुम साहब बाद का? में अंकित से साहब का नाम निपट क्या लो। है? आरजी फैंस क्लब। तो रात को 1 बजे भी जो ऐसी चीजें सुनने नहीं, को बाद में अंकित से निपट लेना और नितिन को शिकायत कर देना कि अंकित जो है सिर्फ राहुल गौतम की तारीफ करता है। आपको बता दें कि अभी इसके बाद हम लोग का बटर चिकन और सारा खाने व्यंजन जो है पूरी हमारी जो टीम कैमरे के पीछे है उसने तैयार किया है। हमारे साउंड आर्टिस्ट, हमारे कैमरा आर्टिस्ट, सारे लोग हम लोग को ट्रीट देने वाले हैं। आधी रात को हम लोग खाएंगे ये। तुम वेजिटेरियन इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नंद किशोर जी ने लिखा है, नहीं सॉरी दैट्स अ जोक। जितेंद्र बहादुर सिंह वॉइस इज एक्चुअली द वॉइस विच इज डिजर्व फॉर द रेडियो पॉडकास्ट। भारी भरकम आवाज़ है हमारे JBS की, 4 आँखें उनके। दीप ने क्या लिखा है, नमस्ते सभी को, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मेरा नाम दीप तिवारी है। नमस्कार, सब लोग नमस्कार करिए। हाँ, प्रणाम कीजिए। मैं जर्नलिज्म, पत्रकारिता और क्रिएटिव राइटिंग में ग्रेजुएशन बैचलर कर रहा हूँ। वेरी गुड। मैं आपके कई सारे एपिसोड देख चुका हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। इन एपिसोड्स में से मुझे पॉलिटिक्स और न्यूज़ को समझने में बहुत मदद मिलती है। इस शानदार पॉडकास्ट के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया उनका भी कीजिए जो आपको नहीं दिखते हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगती है। हम लोग 5 दिखते हैं, 5 से ज़्यादा लोग पीछे एडिट करते हैं और ऑन एयर करते हैं। इंद्रजीत ने क्या लिखा है, अमित भारद्वाज लुक्स लाइक अ वेरी सीरियस, बैलेंस एंड सेंसिबल जर्नलिस्ट। क्या बात है। यू ओनली लुक। नहीं, कौन सा पार्ट आपको लगता है डाउटफुल है इसमें? अमित, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, which one? The comment. अरे उन्होंने लिखा है यू लुक। नहीं, और जितेंद्र सिंह ने लिखा है, आप लोगों का प्रेजेंटेशन शानदार है, शुक्रवार का इंतज़ार रहता है। एक सुझाव है कि पार्टियों की रिपोर्टिंग करते समय यह ना लगे कि आप उसी पार्टी की सपोर्टर हैं। ठीक है, बंगाल वाली रिपोर्टर को ज़रूर बुलाएं। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे बंगाल से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी इसमें जुड़े हों। और बहरहाल हम लोग ऐसा करते भी हैं, मतलब कई बार असेंबली चुनाव में बिहार में हम लोग गए, ग्राउंड पे हमने जो वहाँ पे हमारे सहयोगी थे उनको जोड़ा, और कई बार हम इनपुट्स भी लेते हैं। तो अब बंगाल का दंगल गरमा रहा है और आप अगले एपिसोड में देखेंगे इस पूरी बंगाल की लड़ाई हम आपके सामने पेश करेंगे। बहरहाल अब वक्त हो गया है बाय बाय कहने का, वरना यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सो जाएंगे और हम बोलते रहेंगे। तो इसलिए मिलेंगे अगले हफ्ते। उससे पहले आप जितनी बार और जितने लोगों को कह सकते हैं कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो पे, स्पॉटिफाई पे या एप्पल पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बुराई कीजिए, तारीफ कीजिए, पर रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और खूब शेयर कीजिए। सलाम, नमस्ते। Reporters Off.